एपी होता है उसमें टीएन हमेशा लीनियर इक्वेशन होता है और एसएन हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, याद है। टीएन में जो एन के साथ होता है वो डी होता है और एसएन में जो एन स्क्वायर के साथ होता है उसका डबल वो सीडी होता है, मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। अच्छा, साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि अगर एसएन से टीएन में जाना हो तो एन की जगह पर, और अगर एसएन टीएन से एसएन में आना हो तो n + 1/2 कर ले, है ना। इस सब अपन बात कर चुके हैं। अच्छा, बाकी एपी के बारे में सब जानते ही हैं। हालांकि मैंने एक चीज़ बोली नहीं, लेकिन वो भी बता देता हूँ कि एपी में सम का फार्मूला पहले सीरीज को सीधे लिखने करके फिर उल्टे लिख करके ऐड करने पे आया। सीरीज पूरा लिखी नहीं, मैंने उसका प्रूफ नहीं कराया है ना। इसीलिए कभी किसी क्वेश्चंस में, जैसे बाइनोमियल थ्योरम के कई क्वेश्चंस हैं, इधर उधर के कई क्वेश्चंस हैं, उनमें भी हमारी बात इसी पे अटकेगी। वो वापस बोल देता हूँ, सीरीज पूरी लिखें फिर उल्टी लिखें फिर ऐड कर लें, ठीक है ना भाई। हाँ, एक्चुअल में यही तरीका है एपी के क्वेश्चंस को बेसिक से सॉल्व करने का। अच्छा, फिलहाल अपन आगे चलते हैं। रेडी, यहां तक तो आ चुकी बात नहीं। पिछली बार मैंने आपको इंडिपेंडेंट के ऊपर क्वेश्चन कराया था। मैंने कहा था कि अगर कभी भी क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट की बात हो तो हर बार जो डी वाला टर्म है उसको 0 कर दो, ऑटोमेटिकली एन से एन कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है भाई। हाँ जी साहब, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शो दैट sum of all terms of nth bracket nवें कोष्ठक के सभी पद, है ना, का योग, so that sum of all terms of nth bracket of 1 3,5 7 9 11 dash dash is n cube। हाँ भाई, ये जो एक सीरीज इसने दी है 1 3 7 9 11 दिखने में अपने को लगता है एपी है, लेकिन बेसिकली इसको बताने की मंशा जो है एपी की नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये कुछ ब्रैकेट्स लेकर के चर्चा कर रहा है, देख रहे हैं आप। इसमें पहले ब्रैकेट में एक ही टर्म है, दूसरे ब्रैकेट में 2 टर्म है, तीसरे ब्रैकेट में, तो इसका मतलब ये कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो भी nth ब्रैकेट होगा, सही है ना, उसमें n टर्म्स होंगी। ये बात आपके दिमाग में आ गई। इसका मतलब ये कि पहली बात तो nth ब्रैकेट में n टर्म्स होंगी। अच्छा, कह रहा है सम ऑफ ऑल टर्म्स, सारे जितने भी ब्रैकेट हैं अपने पास, जैसे थर्ड ब्रैकेट है उसके अंदर अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 7 9 11 विच इज एपी, 7 9 11 एपी है, दिख रहा है आपको, है ना। तो अपने को जब भी ऐसा ब्रैकेट की बात होगी तो हर बार हमारे को 3 चीजों की जरूरत होगी। कितने टर्म है, फर्स्ट टर्म कौन है और कॉमन डिफरेंस क्या है। 3 चीजें मिलते हैं, हम सम बता देते हैं, क्योंकि सम के फार्मूले में n/2 होता है तो n की जरूरत है, 2a होता है तो a की जरूरत है, और n-1 into d होता है तो d की जरूरत है। तो किसी भी तरह की सीरीज, एपी सीरीज के सम के लिए हमारे को 3 चीजों की दरकार रहती है, उसमें से एक जरूरत पूरी होगी। nth ब्रैकेट में n टर्म्स होंगे, अपने को ये पता चल गया। अब जरूरत है फर्स्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म एक तगड़ी लड़ाई है ना। अगर भाई देवा फर्स्ट टर्म्स देखेंगे सभी की, तो फर्स्ट टर्म है इसकी 1, सही है, अगले वाले की 3, अगले वाले की 7, उसके अगले की 13। सोच लिया, आराम सोचो, फर्स्ट टर्म की बात हो रही है भाई, नहीं आ रहा। ये देख लिया 1 3 7 13, इसी सीरीज में टीएन भी होगा। अरे सबकी फर्स्ट टर्म्स जो हैं उनकी सीरीज ये चल रही है, तो मैं सबके बीच में बस थोड़ी सी देर के लिए प्लस लगा लूं, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मैंने इस सीरीज का नाम, मेरे को नहीं पता कि क्या सीरीज है, आपको लग रहा हो तो हो सकता है आपको लगे कि ये कोई सीरीज है, ये कोई अगड़म बगड़म सीरीज है, सही है कि नहीं। मिसलेनियस में गिल लें आप, ठीक है ना। आम जनता इसे अगड़म बगड़म कह दिया यार, पता नहीं क्या अजीब सी सीरीज थी, है कि नहीं। इसका भी कोई तो nth टर्म होगा, उसका नाम टीएन है, और वो ही मेरे को चाहिए, क्योंकि इस सीरीज का जो भी nth टर्म होगा वो nth ब्रैकेट का पहला आदमी होगा, है कि नहीं।
नॉर्मली कोई भी सीरीज अगर कुछ भी उठपटांग जा रही हो तो हम सबसे पहले उसे एक पॉइंट शिफ्ट करा के देखते हैं। शिफ्ट कराने के लिए क्या करते हैं, इसी को दोबारा SN लिखते हैं और जो 1 यहाँ है उसको यहाँ लिखते हैं, 3 यहाँ लिखते हैं, 7 यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ TN - 1 आ जाएगा और यहाँ TN आ जाएगा। क्या आप यहाँ तक समझ गए? अब क्या करते हैं, आपस में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो सब्ट्रैक्ट करते इधर 0 आ गया, इधर 1 आ गया, इधर देखेंगे तो 2, इधर 4, इधर 6 एंड सो ऑन, जो भी चलेगा चलेगा। राइट है भाई? आपको जान करके हैरानी होगी कि यहां से यहां तक ये टोटल यहां तक n-1 टर्म्स हैं, तब ये TN-1 है। तो आपको ये पता चल गया कि ये 2 4 6 एक AP है, दिख गया ना? और कितने टर्म्स की? हाँ भाई, तो यहां पे मैं लिख देता हूं AP ऑफ n-1 टर्म्स। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, यहां तक की बात अगर आपके पकड़ में आ गई तो माइनस करने पे एक माइनस का TN भी आएगा, नहीं आया? TN जो माइनस का उसको उधर भेज दूं, मेरे पास TN आने के चक्कर में TN मेरे पास आ जाएगा। आपको सबको ये बात समझ में आ गई कि अब देखो साहब, फर्स्ट टर्म 2, अगला 4 है ना भाई, सेकंड टर्म 2, 2 into 2, थर्ड टर्म 2 into 3, तो जो n-1 टर्म होगा 2 into n-1। इतना तो समझ में आता है। सब में से 2 कॉमन ले लूं, अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 1 तो बाहर बैठा ही है, 2 कॉमन लेने पे अंदर 1 + 2 से लेके कहां तक? n-1 तक। सही है भाई? 1 से लेके n तक का सम n into n + 1/2, तो 1 से लेके n-1 तक का सम n-1 into n-1 + 1, बोले तो n डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 1, ये दोनों हटा दूं। अच्छा, जैसे इसको खोलूंगा ये n² - n + 1 बन गया, तो जो मेरा TN बना फाइनली मेरे हाथों में आ गया, n² - n + 1। माने जो nवां ब्रैकेट होगा उसका पहला आदमी n² + n + 1 होगा। ये बात आपके समझ में आ गई? इतनी दूर तक तो मैंने किसकी फाइट मारी है ना? सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स गिनते हैं। सेकेंड नंबर पे फर्स्ट टर्म मैंने और चेक करी, फर्स्ट टर्म ऑफ है ना लास्ट ब्रैकेट। बात आपके समझ में आ गई? जो आखिरी ब्रैकेट होगा उसका पहला आदमी कौन होगा वो मैंने गिन लिया। आखिरी ब्रैकेट में कितने आदमी होंगे मैंने गिन लिया। अब एक ही चीज की दरकार है, उसका नाम है कॉमन डिफरेंस। क्या आप ये बात सोच गए भाई? सारे ब्रैकेट में कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो nवें ब्रैकेट में भी कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 2 ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स इन लास्ट ब्रैकेट, सही है ना भाई? सम ऑफ ऑल टर्म्स इन लास्ट ब्रैकेट विल बी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n, तो बाहर तो हो जाएगा n/2। सही है? ब्रैकेट के अंदर कितना? 2 into a की जगह पर n² - n + 1, ये हो गया 2a, प्लस में कितना? n-1 into d की जगह कितना? 2। अब जरा इसको खोलते हैं अपन। राइट, इट इज 2n² - 2n + 2 + 2n - 2। क्या आपको लगता है ये सब गया? फाइनली मार्केट में क्या रह गया? n/2, 2 से 2 ही गया। फाइनली आंसर इज n³। सही है? तो सम ऑफ ऑल टर्म्स इन nth ब्रैकेट विल बी n³ प्रूव्ड, है ना? हालांकि ये क्वेश्चन अपने आप में मेंस का सबसे शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, एडवांस से ज्यादा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके तीसरे टर्म में, तीसरे ब्रैकेट के सभी टर्म्स को जोड़ के देख लो, 27 आ रहा है, दिख रहा है आपको? तीसरे टर्म में 27 आ रहा है, दूसरे में 8 आ रहा है, पहले में 1 आ रहा है, तो nवें में n³ आना ही है। सही है ना? सेकंड ब्रैकेट के अंदर 2 का क्यूब सम, तो अगर देखा जाए तो मेंस के लायक ज्यादा है ये, ठीक है ना? वैसे ही चैप्टर ही मेंस के लायक ज्यादा है ओवरऑल।
हाँ भाई, अगर क्वाड्रिलेटरल के अंदर के सभी एंगल्स का सम, सॉरी सभी एंगल्स एपी में हो और कॉमन डिफरेंस 10-10 का हो, तो आप तो सम बताइए, नहीं सभी एंगल बताइए, है ना, ट्राई कर लें। जिनका पहले हो चुका है वो आगे से आगे चलते चलें, ताकि क्वेश्चन के अंदर एंट्री का गेटवे तो ढूंढते मिलते जाए। ये क्वेश्चन पहले देने के पीछे का सीधा पर्पज ये था ताकि आप दो में से एक गलती तो करेंगे। पहली गलती क्वेश्चन को ट्राई नहीं करना, ठीक है ना। अगर आपने वो गलती नहीं करी तो फिर दूसरी गलती आपसे होगी नहीं, और अगर आपने ट्राई कर लिया तो आप दूसरी गलती क्या कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ। दूसरी गलती ये कर सकते हैं कि आप ध्यान नहीं देंगे कि इसमें कुल मिला करके 4 एंगल हैं। 4 एंगल होने पर आपके पास में जो पॉसिबिलिटीज हैं वो है a - 3d, a - d, a + d, अगला a + 3d। क्या आपको ये बात पता है? और अगला अगर ऐसा कह रहा है तो ये भी समझ में आ जाता होगा कि इस समय पे कॉमन डिफरेंस 2d है और 2d = 10 डिग्री दिया है, ठीक है ना। आपने d = 10 ले लिया होगा, सही है। और इतना तो सबको पता ही है कि सबका सम 360 होगा, तो इसका मतलब ये कि सबका सम करोगे तो सम = में जैसे ही सम करोगे तो सम विल बी 4a, तो 4a = 360 डिग्री, a = 90 डिग्री। इसका मतलब एक एंगल आ गया, सही है। तो जो पहला एंगल होगा 90 माइनस, अब d की जगह कितना लोगे, d की जगह 5, तो 90 माइनस 15, पहला कितना आ गया 75, सही है भाई। फिर अगले वाले में फिर 10 जोड़ दिया, सही है, 10 जोड़ते कितना आ गया 85, अगला वाला 95, नेक्स्ट वन विल बी 105, सही है। हाँ भाई, जो गलती हो सकती थी वो आपको पता ही है कि नॉर्मली जो जल्दबाजी में गलती होती है वो है ना 30 के एंगल पे खेल गए, बिल्कुल ही सत्यानाश हो जाता है कई बार, वो वजह लिखा है। अब मैं आता हूँ उस तरह बिल्कुल वही क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो आपके मन में है। कहीं ना कहीं किसी ने भी अगर पहले ये चैप्टर लगाया है तो 100% इस तरह क्वेश्चन को बहुत कॉमनली फेस किया उसने। अगले बार आओ, सम ऑफ सीरीज ऑफ n टर्म्स, रेडी। 1 - 3 + 5 - 7 + 9 - 11 एंड सो ऑन। सम ऑफ n टर्म्स एक कॉमन सा क्वेश्चन है, सम ऑफ n टर्म्स। जो सबसे पहले सबके मन में आता है ना, 2 सीरीज बना लो, मैं भी उस पर तैयार हूं। लेकिन इस क्वेश्चन की जो ब्यूटी है वो कहां है वो बताता हूं आपको। सबसे पहले इसमें 2 केस लेने पड़ते हैं। केस फर्स्ट, आपको थोड़ी ना पता है कि जो इसके n टर्म्स हैं वो इवन टर्म्स हैं कि ऑड टर्म्स हैं। अगर इवन टर्म्स होंगे तो प्रॉपर आधा बढ़ गया, अगर ऑड टर्म्स में खुलेगा तो किसी एक में ज्यादा किसी एक में कम होगा। इमेजिनेशन खराब होने पर अगर आपकी कल्पना शक्ति हल्की सी भी कमजोर है तो आप ये पहचान ही नहीं पाएंगे कि किसे ज्यादा दूं, माने फर्स्ट वाले प्लस वाले को ज्यादा रखूं कि माइनस वाले को ज्यादा रखूं। जो आपके साथ पहली गलती हो सकती है, मैं आपको वो जो आपको संभावना है वो बता रहा हूं। एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के क्या क्या हो, पहली बात तो किसी को कईयों को तो पकड़ में ही नहीं आएगा, ठीक है ना। हालांकि वो ज्यादा सुरक्षित होगा, 2 कारणों से पता ही होगा। एक तो 0 आएगा, वो चलेगा, -1 से बढ़िया है, ठीक है ना। दूसरा कारण अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, पहले इधर आओ, ठीक है ना। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, मैं मान लेता हूं भैया इवन टर्म्स है। इवन टर्म्स होने पर आधा बढ़ गया। m टर्म्स पॉजिटिव के पास, m टर्म्स नेगेटिव के पास। m टर्म्स जो पॉजिटिव वाले बने वो दिखा देता हूं कितने, 1, 5, 9 डैश m टर्म्स, ऐसा लिख दूं। ये पकड़ में आ गई बात। माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर सब प्लस के बच गए। प्लस के नाम पे कौन कौन बच गए, 3, 7, 11 एंड सो ऑन, सही ना भाई। कहां तक, ये भी कितने बचे, m टर्म्स। क्या आप ये बात समझ गए? अच्छा, इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा, m/2, ब्रैकेट में कितना 2 × 1 2, प्लस में कितना m - 1 × 4। सोच लेना आप, यहां तक कोई परेशानी। अच्छा, अगले बात आता हूं, माइनस में, इसमें भी m टर्म्स है तो m/2 × 6 + m - 1 × 4। यहां तक भी कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अब जरा सॉल्व कर लेते हैं इसे। ओपन करते ही इट विल बी 4m - 2। सोच लिया आपने, 4m - 2। 2 कॉमन लेने पर अंदर क्या बचेगा, 2m - 1, और 2 से 2 कट गया
तो बाहर रह गया m, यहां तक भी कोई बात नहीं, सही ना भाई। माइनस, अब जरा इधर देखते हैं, m/2 की जगह m/2, सही ना भाई। ओपन करता हूं तो 4m -2 या प्लस का 2, प्लस का 2 फिर कॉमन ले लेता हूं, तो अब की बार बचा 2m + 1 × 2, और इस 2 से 2 भी कट गया। हाँ भाई, अब फाइनली वापस मिलाओ, ये बना 2m², ये भी माइनस का 2m², फिर कट गया, मार्केट में रह गया माइनस का m, और यहां रह गया माइनस का m, कुल मिलाकर के आंसर आया -2m, और -2m होते ही -n। घटा दे सर, -2n/2। एक मिनट, यहां तक की बात समझ में आ गई? नहीं आई? यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक कोई परेशानी नहीं है ना? आगे चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, एक प्याले में एक ही बार चाय। हाँ भाई, अगला केस 2 ले लो। हाँ भाई, सेकंड केस, अगर n = में मैंने ऑड टर्म्स ले लिया होता तो क्या होता? अगर मैंने ऑड टर्म्स ले लिया होता तो क्या होता? तब कुछ नहीं होता। अब की बार 1 + 5 + 9 से लेकर के ये वाले m+1 टर्म्स होते हैं। सोचना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो मैं आप बोल रहा हूं, माइनस में 3, 7, 9 ऐसे बढ़ते बढ़ते कितने टर्म्स होते हैं? m टर्म्स होते हैं। क्या आपने बात समझी? अब की बार होता है m+1/2। नहीं सोचा? अंदर ही अंदर वही कट पिट करके फाइनली काट दो, फिर से वही आता सेम टू सेम। अरे अंदर वाला तो सेम आता है या चेंज होता? चेंज होता शायद। एक मिनट, धीरे धीरे सोचते हैं। 2 + m+1 - 1 बोले तो m × 4, सही है भाई, धीरे चलने में ही फायदा है। इधर कितना होता है? m/2, ब्रैकेट में कितना? 6 + m - 1 × 4। श्योर है? हाँ भाई, और सोचा गया, बढ़िया सोचो। इस पूरी कहानी में से 2 कॉमन आया, 2 कट गया, मार्केट में रह गया m+1 मल्टीप्लाइड विद कितना? 2m + 1। गलत तो नहीं जा रहा मैं? अच्छा, माइनस में इधर से भी 2 कॉमन ले लो, ये फाइनली बचा 4m + 2। 4m + 2 का 2 कॉमन ले लिया, 2 कट गया, अंदर बचा कितना? m × 2m + 1। बहुत बढ़िया, फाइनली क्या कॉमन आ गया? 2m + 1 फिर कॉमन आ गया। 2m + 1 के कॉमन आने पे बचा mm कटने के बाद 2m + 1 ही बचा, और 2m + 1 खुद n है। नहीं आया समझ में? तो अगर बाय द वे इसके आंसर की बात करी जाए तो ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर इवन टर्म्स हैं तो इवन टर्म्स होने पे आंसर -n होगा, और अगर ऑड टर्म्स होंगी तो आंसर n होगा। याद रखना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके लिए इसका जवाब होता है s इवन होने पर आंसर कितना? n, हाँ -n, और s ऑड होने पर n। अब रही बात मेरी वो दूसरी बात, जिस बच्चे ने केस वेस नहीं सोचे वो दो तरफा फायदे में। कैसे दो तरफा फायदे में? पहले तो उसने अगर टच ही नहीं किया क्वेश्चन तो 0 नंबर, एक तो एक का लफड़ा होने से बच गया। नंबर 2, मान लो उसने टच कर लिया क्वेश्चन को, तो वो क्वेश्चन को इस तरह से सोच ही नहीं पा रहा। गरीब बच्चे के तो बहुत फायदे होते हैं, हमको पता नहीं, उसका भी गरीब होना भी फायदेमंद होता है। ठीक है, उसने 2 ही सम को चीजों को जोड़ा। अगर वो 2 टर्म्स को जोड़ता है तो उसका नाम होता है S2। अरे 2 टर्म्स का सम, पहले 2 टर्म्स का सम S2, और S2 का आंसर कितना है? -2। देखो आप, S3 3 टर्म्स को जोड़ता है तो आंसर कितना है? 1 -3 + 5, जोड़ के बताओ आंसर कितना आया? 3। देखो एग्जैक्टली वही आया। अगर बाय द वे इवन है तो -n आंसर है। अरे n 2 है ना, इवन है तो -n आंसर है, और अगर ऑड है तो n आंसर है। क्या आपको ये बात समझ में आई? नहीं आई? ये मेथड 2 है। आएगा नहीं पकड़ में? इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि इस चैप्टर के बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके, ठीक है, बहुत सारे तरीकों से इसको खेला जा सकता है। जहां आपको क्वेश्चन टफ लग रहा है ना, वहां समझो इसका जरूर कोई दूसरा रास्ता होगा इस चैप्टर में।
मैंने पिछली बार आप में से कई लोगों को एक राय दी थी, अपन उन लोगों को पहली बार बोल देंगे भैया जिनको बात करनी हो तो यह पहले करके आ जा, क्योंकि अगर आप पहले ही मोमेंट से ही कबाड़ा करना चालू करेंगे ना तो आखिरी तक इस क्लास को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बिना किसी की बेइज्जती करे। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है ए एन अगर एन स्क्वायर प्लस 1 है और बी एन अगर ए एन प्लस 1 माइनस ए एन है तो बी एन ए पी है, जी पी है, एच पी है। क्योंकि अभी तक वैसे जी पी और एच पी नहीं पढ़ा तो सारी संवेदना अभी ए पी के साथ ही है ना। लेकिन अगर बाय द वे एग्जामिनेशन हॉल में देखा जाए तब तक आप पढ़ चुके होगे, ठीक है ना। और हमारी मतलब अब तक बहुत प्रयासों के बावजूद भी मतलब गवर्नमेंट ने मानी नहीं है कि ऊपर टाइटल डाल दिया करें एपी बेस्ड क्वेश्चंस। नहीं तो कई लोग तो क्या है उससे भी आइडिया लगा लें, नहीं तो कईयों को तो चैप्टर ही पकड़ में नहीं आता वहां जा करके यार था कौन सा चैप्टर का। अभी इसके बारे में अगर बात करी जाए तो बी एन की चर्चा करें साहब। ए एन प्लस 1 बोल सकता है कोई बच्चा? बहुत बढ़िया। एन प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, अच्छा माइनस एन स्क्वायर प्लस 1, सही है। अगर बाय द वे इसको ओपन कर दिया तो एन स्क्वायर कट गया, 1 1 कट गया, मार्केट में रह गया 2n प्लस 1 और 2n प्लस 1 इज क्यों? नहीं सोचो, अरे इसकी शक्ल tn है, tn sn प्लस 1 माइनस sn, नहीं दिख रहा आपको? अरे ये एन स्क्वायर प्लस 1 है ना, क्वाड्रेटिक टर्म है। क्वाड्रेटिक टर्म में अगर गिवन है और अगर बाय द वे bn अगर एक लीनियर टर्म आ गई तो लीनियर टर्म सिर्फ एपी में होती है, क्वाड्रेटिक से लीनियर आ गई है, सही है। तो आप इसका आगे यही लिखते हैं बकायदा, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बुक्स में यही लिखा मिलेगा, लीनियर टर्म हेंस एपी, बस इतना सा कहते हैं, ठीक है ना। एक तरीका, तरीका नंबर 2, ठीक है ना, जो वहां पे, ठीक है ना, समझदार व्यक्ति कैसे खेलता है, एन की जगह 1 रखता है 2 आ जाता है ना भाई। अगली बार एन की जगह पर 2 रखता है 5 आ जाता है, एन की जगह 3 रखते ही 10 आता है, एन की जगह 4 रखते ही 17, सोच लिया। अगले नंबर पे एन की जगह 5 रखते ही 26, और ये कुछ अगड़म बगड़म है, सही है ना भाई। या तो इसको दोबारा लिखो और घटाओ, या सीधी सीधी समझदारी दिखा दो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 9। और आपको पता है ये bn ही लिख रहा हूं, an प्लस 1 माइनस an, सही है ना, इट इज bn। और bn किस में आया? एपी में, हेंस इट इज एपी। आगे का नहीं, अगला पॉइंट, हाँ भाई क्वेश्चन है, इफ ए बी सी डी आर इन एपी देन ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी एंड बी सी डी आर इन क्वेश्चन मार्क। राइट है, तैयार है? करो इस पे बात, कुछ नहीं करना, ए बी सी डी लिख लिया, पता है सबको एपी में, सोच लिया। अगर ये एपी में है तो सब में ए बी सी डी का डिवाइड लगा दिया, क्योंकि 3 टर्म तभी बच सकते हैं। अगर मैंने ए बी सी डी का डिवाइड लगाया तो यहां पे बच गया 1 अपॉन बी सी डी, यहां पे बच गया 1 अपॉन
ए सी डी, अगले नंबर पे बच गया 1 अपॉन ए बी डी, अगले नंबर पे बच गया 1 अपॉन ए बी सी। श्योर है? ये जैसे मैं डिवाइड लगाऊंगा तो एक कॉमन टर्म का डिवाइड लगाने पर एपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये अभी भी एपी है। और अगर मैं इसे पलट दूं तो पलटने पे एचपी हो जाएगा और बनेगा क्या? बी सी डी ए सी डी, ठीक है ना, ए सी डी ए बी डी और ए बी सी। क्या आपको लगता है ऊपर वाली सीरीज आ गई? देखो जरा, देखो देखो, अब आपको लगेगा अरे सर ये तो उल्टे क्रम में। क्या एचपी उल्टे से लिखने पे एचपी नहीं होता? हो नहीं है समझ में? एपी को अगर यूं लिखूं या यूं लिखूं, एपी एपी नहीं रहता क्या? अरे 100% एपी रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एपी को यूं लिखो चाहे यूं लिखो, तो कहना मतलब यस इट इज एन एचपी, ठीक है, द आंसर इज एन एचपी। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ भाई, क्वेश्चन है इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी देन प्रूव दैट 1 upon b plus c, 1 upon c plus a, 1 upon a plus b are in AP. क्वेश्चन वाला कहता है कि अगर ये एपी में है तो बताइए साहब ये भी एपी में होंगे, ये भी कंफर्म कर दीजिए। हाँ जी साहब, एक तरीका तो ये डिवाइड करके, अब दूसरा तरीका देखिए। क्या हर बार डिवाइड करने से काम चलेगा? नहीं, कभी नहीं। आपको दो सीरीज दे रखी है, किसी को प्रूव करना हो, जिसको प्रूव करना हो उस पर अटैक मारो। अगर ये एपी में है सचमुच में, इसको एपी में प्रूव करना, अगर ये एपी में सही में है तो इसका इससे कॉमन डिफरेंस और इसका इससे कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। ये बात तो सही है ना? तो कहना मतलब ये कि अगर ऐसा है तो 1 अपॉन सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस 1 अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस में 1 अपॉन सी प्लस ए होना चाहिए। श्योर? आप में सभी को जिनको एलसीएम वेलसीएम बराबर आता है, सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी कर दो, ऊपर की तरफ हो जाएगा बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए, सी सी कट गया, क्या रह गया यहाँ पे? बी माइनस ए। श्योर? अच्छा, तब तक इधर की तरफ बन गया 1 अपॉन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ सी प्लस ए, ठीक है ना, सी प्लस ए। ऊपर की तरफ क्या बन गया साहब? सी प्लस ए, क्या रह गया? सी माइनस बी। तब तक ये सी प्लस ए से सी प्लस ए हटा दूं, सोचते जाइए। अगले टर्म में क्या करूं? क्रॉस मल्टीप्लाई। ए प्लस बी की अगर कभी बी प्लस ए से मल्टीप्लाई करूं तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नहीं है। बी प्लस सी की सी माइनस बी से मल्टीप्लाई करो, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को उधर ले जाऊं, बी स्क्वायर को उधर ले जाते ही कितना हो गया? और ए स्क्वायर को उधर ले आऊं, क्या आया? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये किसकी निशानी है? याद है, कॉर्नर के टर्म्स का सम इज इक्वल टू बीच वाले का डबल। किसकी निशानी है? क्या लिखो? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इन एपी। इसका मतलब ये कि अगर यूं चलता हूं एपी मान करके तो यहां पहुंच जाता हूं, और अगर ये एपी है तो ये भी एपी होगा। ठीक है, प्रूव। कुछ एक ऐसे सिंपल वाले क्वेश्चंस फिर वापस वो जो अक्सर बुक्स वगैरह में देखने को मिल जाते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश, है ना। फाइंड सम ऑफ 20th रो, फाइंड सम ऑफ 20th रो। नहीं, आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे चर्चा हो जाए। यहां तक दिखता जा रहा है आपको बराबर? फटाफट फटाफट बढ़ाइए। फाइंड सम ऑफ 20th रो। हाँ जी साहब, हो गया? दिमाग लगाए। हालांकि मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे को भी चीज़ों को ख़त्म करना है ना, लेकिन फिर भी मैं इतना समय दे रहा हूँ। आप में से कई लोग जो पहले देख चुके हैं, थोड़ा बहुत देखा हुआ है, वो आइडिया लगा लें कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना था, स्ट्राइक कर जाए उनको। सबसे पहले मैं आपको एक गजब की चीज़ बताता हूँ। ये 1 + 2 ऐसा, ये 1 + 2 + 3 है। इस तरह के क्वेश्चन को क्रैक करने का तरीका 1 + 2 + 3 + 4। सोच लिया आपने? नहीं सोच पाए? नहीं आया? इतना तो समझ में आया? ये कौन सी रो है? ये कौन सी रो है? फोर्थ रो में 1 + 2 + 3 + 4। सोच लिया? अब मैं आपसे पूछता हूं 19th रो का आखिरी आदमी
सोच लिया? इसका जो भी लास्ट टर्म होगा वो होगा 1 + 2 + 3 से लेके कहां तक? 19 तक। 190 होता है क्या? गिन लें? नहीं, 19 × 20 / 2। बहुत ही गुप्त फार्मूला लगाया मैंने। सोच लिया आपने? 190 सही है क्या? तो 190 तो 19th रो का आखिरी आदमी है, तो 20th रो का पहला एक और जोड़ लो। अरे भाई अगर यहां पे अगर 6 था तो यहां 7 है, तो जो 19th रो में अगर बाय द वे 190 है तो उसका आखिरी वाले आदमी में 20th रो, जो 20th रो होगी उसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? उसका फर्स्ट टर्म विल बी 191 होगा। नहीं आया? और हर पूरी सीरीज में जिस रो की बात हो रही है उतने ही टर्म चल रहे हैं, तो इसका मतलब यह कि जो भी 20th रो होगा, 20th रो का लास्ट टर्म, उसमें 20 लोग और जोड़ लो। सोच लो, अरे सोच पाए? उसका लास्ट टर्म हो जाएगा 191 + 20, बोले तो 210। सोचो, मुझे भी ये लगा अचानक से, अरे पहला आदमी तो गिन ही लिया था ना अपने, 19 और जोड़ने थे। नहीं आया? मैं बेवकूफी कर रहा था ना, मैं खुद ही करेक्ट हो गया, चिंता क्यों? नहीं आया समझ में? अरे 19 और जोड़ने थे, पहला आदमी तो मैं गिन ही चुका था। या तो मेरे को गिनना था तो उससे 20 जोड़ जा, पिछले वाले से, ऊपर वाले से। नहीं पकड़ना है आपके, ठीक है ना? अच्छा, ये आप इससे चकराए, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि मैं इतना है ना एलियन टाइप कैलकुलेशन कैसे कर सकता? ठीक है, ये हो गया 210। अगर ऐसा हो गया तो आपको पता है मैं ये क्यों दौड़ रहा हूं? एक मिनट, किधर सर अपन जा कैसे रहे हैं? यूनिट डायरेक्शनल होता है ना, फर्स्ट टर्म आ गया, लास्ट टर्म आ गया, A+L वाला फार्मूला लगाने वाला हूं। नहीं है समझ में? अगर भाई द वे सम पूछा जा रहा है तो याद है सम = में, तो फाइनली सम तैयार है साहब। सम में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 20वीं रो में? अरे 20वीं रो में कितने टर्म्स होंगे? तो 20/2 प्लस में A की जगह 191 और L की जगह पर 210। क्वेश्चन खत्म। आगे का नहीं, 20 टर्म। वो आपको जितनी जगह पे भी आपको टोक सकता है, रोक सकता है, ऑलमोस्ट हर जगह अपन फिनिश करते आ रहे हैं, ऑलमोस्ट हर जगह। हाँ जी साहब, अगला क्वेश्चन। इफ A1, A2, A3 to dash AN a sequence of non-zero numbers which are in AP, then prove that 1/A1 AN plus 1/A2 AN minus 1 plus 1/A3 AN minus 2 plus dash 1/AN A1 is equal to 2/A1 plus AN, ब्रैकेट में ये 1/A1 plus 1/A2 and so on up to 1/AN. हाँ जी साहब, हाँ जी साहब, थोड़ा दिखने में जरूर थोड़ा भयानक सा होगा, लेकिन सीखने की तो बहुत संभावना है इसमें, है ना? पहला काम क्या है, ये जो है ना इतना सा पोर्शन, इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में लगा रहा हूं, लगा दूं भाई? एक ही बात है,
भाई मैं ऐसे प्रूव करूं या इसको इधर ले जा करके फिर प्रूव कर दूं? अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई में लगा दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही मैं लिखूंगा नाउ LHS। अब जो LHS होगा वो दुनिया को दिखेगा A1 प्लस AN, और अंदर मल्टीप्लाई में दिखेगा 1/A1 AN प्लस में 1/A2 AN माइनस 1 प्लस 1/A3 AN माइनस 2 एंड सो ऑन दिखेगा भाई। यहां तक किसी को संशय? अब ये बाहर बैठा है तो मल्टीप्लाई होने के लिए बैठा होगा, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अगर मैंने इसकी इससे मल्टीप्लाई करी तो A1 AN का इसमें डिवाइड लगेगा कि इसमें लगेगा? दोनों में। तो जैसे इसमें लगेगा तो दुनिया को लगेगा 1/AN प्लस 1/A1, एक काम खत्म। प्लस अब जिस दिन इसमें डिवाइड लगेगा उस दिन रुकना पड़ेगा। जब आप इसमें डिवाइड कर रहे होगे तब मैं आपको एक बेसिक याद दिलाऊंगा। मैंने कहीं पे ये बात लिखवाई है कि एपी में पहले और आखिरी का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम इक्वल होता है। इसका मतलब मैंने ये बात पहले लिखवा रखी है, A1 प्लस AN इज इक्वल टू A2 प्लस AN माइनस 1 इज इक्वल टू A3 प्लस AN माइनस 2, सब बराबर होता है। ये बात अपन दिमाग में रिमेम्बरेंस में रखते हुए चल रहे हैं भाई। अगर मैं इधर ये वाली बात आपको स्ट्राइक करके, तो जब ये अंदर जाके इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो इसका रूप ले लेगा, तब ये बन जाएगा A2 प्लस AN माइनस 1, और जैसे डिवाइड लगेगा तो यहां पे बनेगा कितना 1/AN माइनस 1 और यहां बचेगा 1/A2। उसी तरह यहां हो जाएगा 1/AN माइनस 2 और यहां हो जाएगा 1/A3 एंड सो ऑन होते होते लास्ट में आ जाओ, आखिरी टर्म वापस AN A1 है, नहीं है? यहां तक पहुंचते होते फिर वो टर्न अप हो जाएगा AN प्लस A1 में, और जैसे डिवाइड होगा तो यहां पर बचेगा 1/A1 प्लस 1/AN। क्या आपको लगता है कि ये आदमी कितनी बार आ गया? तो हर आदमी आ चुका है, सही है ना? तो मेरे को लिख लेना चाहिए 2 को बाहर, अंदर हर एक को एक एक बार, 1/A1 प्लस 1/A2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू RHS। क्लिक कर गया? इस पूरे क्वेश्चन की एक ही मर्जी है, वो ये कि आपको रिकॉल करवाना फर्स्ट एंड लास्ट का सम इज इक्वल टू सेकंड एंड सेकंड लास्ट का सम। बाकी इस क्वेश्चन में कोई वजूद नहीं, ठीक? बाकी तो अपन लिखते ही है हर क्वेश्चन। बाकी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं, इसका पता, बस इसमें ये पता करना है कि आपको याद दिलाते हैं बस एक बार और। Real number satisfying this equation, then prove that x, y, z are in AP। हाँ भाई, आते हैं इस पे भी चर्चा करें। हाँ भाई, जिन लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया वो भी देख लें फटाफट से, अपने को फुल टाइम मिल गया। देखिए इसमें ऑब्वियस ही बात है, इसने कुछ छुपाने की कोशिश करी तो वो भी दिख जाएगा सामने। पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 × 9 225, तो 225x² हो गया। इससे मल्टीप्लाई होते ही 25x², एक सेकंड, पहला था 225, अगला है 25, अगला है 9। तीनों की खास बात है, तीनों किसी ना किसी का स्क्वायर है। ये बात आपको दिख गई? तो सबसे पहले तो मैं इसे 15x का होल स्क्वायर लिख दूं, प्लस के अंदर इसे 5y का होल स्क्वायर लिख दूं, प्लस में इसे 3z होल स्क्वायर लिख देता हूं। और ये जो इक्वल है इसको इधर ले आऊं, तो जैसे मैं इधर लाऊंगा सारे टर्म्स कैसे हो जाएंगे? माइनस के, नहीं अलग ही कॉमा है। हाँ, ये सारे टर्म इधर आकर माइनस के हो जाएंगे, ये टर्म्स अगर इधर आकर के माइनस के हो जाएंगे, तो आपको दिख रहा है 15 × 5xy। मुझे भी 15 × 5 ही दिखेगा, मैं 75 नहीं दिख रहा मुझे।
सही है ना? उल्टा मेरे को और बेहतर दिख सकता है 15x इंटू 5y। सोच गए आप? नहीं सोच पा रहे? ये बात आपको दिखी? मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी है 15 इंटू YZ को। जब मैं उधर लेके जा रहा था तो माइनस का 15 YZ होते होते मेरे हाथों से अचानक से 5y इंटू 3z हो गया। और जब ये 15 इंटू 3 उधर जा रहा था तो फिर माइनस का, ठीक है ना, 15x इंटू 3z हो गया, इक्वल टू 0 दिख रहा है। अच्छा, इसकी जो फोटो आ रही है ना, वो आ रही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जैसी, और जो कि शायद अपने आप में, रुक जाओ जरा, 1/2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर होता है। श्योर? नहीं याद आया? ये अगर इसके बराबर होता है तो फिर मैं इसमें भी क्यों चुकूं? 1/2 की जगह 1/2, a की जगह पे चल रहा है 15x, तो मुझे यहां लिख लेना चाहिए 15x माइनस 5y का होल स्क्वायर, प्लस में मुझे यहां लिख लेना चाहिए 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, प्लस में मुझे यहां लिख लेना चाहिए 3z माइनस 15x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख दूं। और जैसे मैं इसको इक्वल टू 0 लिखूंगा मुझे दिखेगा 3 पॉजिटिव टर्म्स का सम 0। वो तभी हो सकता है जब सारे एक साथ 0। तो इसका मतलब ये कि एक ही बात हो सकती है 15x माइनस 5y 0, उधर से देखा जाए 5y माइनस 3z इक्वल टू 0, एंड द लास्ट 3z माइनस 15x इज इक्वल टू 0। सही है? इसका मतलब 15x इज इक्वल टू 5y इक्वल टू 3z। क्या ये बात सही है? नहीं आई? और अगर ये वाली बात सही है तो क्या करा जाए? किससे डिवाइड? हाँ, सोचो सोचो, ऐसे टर्म से डिवाइड कराओ जो सबका एलसीएम हो। 15, 5 और 3 का एलसीएम 15। अगर 15 से डिवाइड कर दिया तो x इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z/5। तो x को भी अकेला क्यों छोड़ो? और जैसे ये सब इक्वल, एक से ज्यादा बार इक्वल होते k लगाते हैं हमारे यहाँ, तो k भी लग गया, तो x की वैल्यू आ गई k, y की वैल्यू 3k और z की वैल्यू, आपको क्या लगता है k 3k और 5k आ रहे हैं? AP। तो आंसर इज इन AP। पक्की बात? कोई बात नहीं, नहीं वो बराबर था, आप लोगों ने साथ नहीं दिया। हाँ भाई, ये फटाफट कॉपी करें फिर आप। अरिथमेटिक मीन, चलिए साहब अरिथमेटिक मीन में लिख लीजिएगा सबसे पहले, ठीक है? हाँ, अरिथमेटिक मीन लिखिएगा। इफ थ्री टर्म्स आर इन AP, if three terms are in AP, then middle term is called arithmetic mean. If three terms are in AP, then middle term is called arithmetic mean between other two. If three terms are in AP, then middle term is called arithmetic mean between other two. सही है? बिटवीन अदर टू। यह ऐसा भी कहा जा सकता है, सीधी सी बात, अगर कोई भी सीरीज अगर AP में है ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि फर्स्ट और लास्ट के बीच में जितने भी टर्म पढ़ रहे हैं वो सब क्या है? अरिथमेटिक मीन है। और तो और मैं तो इवन ये भी कहता हूँ कि 2 नंबर के बीच में आने वाले जितने भी नंबर है सब अरिथमेटिक मीन है, जितने भी नंबर है, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी रेशियो में तो आ ही रहा है। ये बात थोड़ी मुश्किल है डाइजेस्ट होने, लेकिन आने वाले टाइम में आपको समझ में आएगा 2 नंबर के बीच में जितने भी नंबर थे सब AP में ही थे। इन्फाइनाइट के इन्फाइनाइट नंबर AP में तो पाएंगे, कोई ना सीरीज तो चल ही रही थी किसी न किसी कॉमन डिफरेंस की हर बार। नहीं है समझ में? जैसे मान लीजिए 3 और 5 के बीच में देखा जाए तो 4 अरिथमेटिक मीन है, तो 4.5 भी है। नहीं, 3 3.5, 4 4.5 और फिर 5, तो 4.5 भी है।
तो हर एक जना तो है ही, एक तरह से गौर से देखा जाए तो इसलिए कहा जाता है एनी नंबर बिटवीन टू नंबर्स इज अरिथमेटिक मीन, ये भी कहा जाता है कई बार। तो आप समझ लेना, मतलब ये कि वो कहने वाले की अंदर से सोच गलत नहीं है, वो बराबर जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसका सबसे आसान तरीका, अगर अरिथमेटिक मीन की बात हो रही है तो कोई भी 3 नंबर अगर अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन होने पे सीरीज एपी बनेगी, ये समझ लो आप, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये बात समझ जाएं। अब काम की बात पे आ जाता हूं, ठीक है ना। आप सबसे पहले बात करते हैं वन अरिथमेटिक मीन, ठीक है ना। सबसे पहले बात कर रहे हैं वन अरिथमेटिक मीन, ठीक है ना। तो वन अरिथमेटिक मीन की बात होगी तो इफ ए बी सी आर इन एपी तो बी इज अरिथमेटिक मीन, सही है नहीं है। और बी अगर अरिथमेटिक मीन है तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। इसका मतलब एक अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो क्या करना चाहिए, दोनों का सम बाई 2 कर लेना चाहिए। अच्छा अब आता है अगर बाई द वे किसी ने मेरे से पूछा एन अरिथमेटिक मीन, कितने एन अरिथमेटिक मीन, अगर मुझे एन अरिथमेटिक मीन डालना है तो ये बात सीख लेना है ना। अब क्या सीखने की चीज आ गई, अगर मुझे एन अरिथमेटिक मीन डालना है बिटवीन ए एंड बी तो मैं क्या लिखूंगा, ए पहले अरिथमेटिक मीन का नाम A1 A2 A3 ऐसे अरिथमेटिक मीन लिखे जाते हैं, फिर अगले नंबर पे AN, लास्ट कौन होगा AN। क्यों AN होगा, क्योंकि मेरे को कितने अरिथमेटिक मीन डालने थे n, तो पहले का नाम A1 A2 A3 से लेके कहां तक AN तक, और लास्ट नंबर कौन सा हो जाएगा B। तो मैंने कितने अरिथमेटिक मीन डाल दिए, n अरिथमेटिक मीन। ये n अरिथमेटिक मीन मैंने इंसर्ट करा दिए। अच्छा क्योंकि मैंने अरिथमेटिक मीन डाले हैं इसलिए पूरी सीरीज एपी हो गई। अरिथमेटिक मीन अगर मैंने बीच में इंसर्ट करा दिए तो ऑटोमेटिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलके रहेगा, जिसका मतलब मुझे एपी मिलेगी। ये बात यहां तक पकड़ में आ गई। अगर एपी मिलेगी तो ये वाला जो आदमी होगा ये T1 कहलाएगा, पहला टर्म, ये जो होगा ये T2 कहलाएगा। इसका मतलब T2 ही A1 है, और ये जो होगा ये कहलाएगा T3। क्या आपको ये पता है? अब जरा T3 के बारे में गौर से सोचिए। T3 है A प्लस 2D। अब यहां पे समझना, T3 की नजर से देखते हो तो A प्लस 2D, A2 की नजर से देखो तो भी A प्लस 2D। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा, A2 A प्लस 2D, A5 A प्लस 5D। याद रखना, हालांकि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है A5 का मतलब T5, लेकिन वो T5 नहीं है, वो T6 है। नहीं समझ में आया? ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लेना। मतलब ये पहली गलती है जो हम लोग कर सकते हैं, हालांकि इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे लेकिन फिर भी बताता जा रहा हूं, है ना। याद रखना, जैसे मैंने पूछा A7 7वां अरिथमेटिक मीन, नाम से पुकारा A7, सही है ना भाई। अगर किसी ने बोला मेरे को 13th अरिथमेटिक मीन, नाम से पुकारूंगा A13 बोले तो A प्लस 13D, A प्लस 13D। अगर मैंने पूछा 17वां टर्म, नाम से पुकारा 17वां टर्म T17, 17वां टर्म T17, A प्लस 16D। याद रहेगा ना। ऐसे आपको पहले तो पुकारना तो है, नाम से पुकारो तो इसको ऐसे बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे। उसके बाद आते हैं AN। सोचो देखो, A3 है T4, A3 कौन है T4, तो AN होगा TN प्लस 1, तो B खुद क्या हो गया TN प्लस 2। नहीं समझ में आया? अब TN प्लस 2 कौन है B। अब जरा सोचो जरा, TN प्लस 2 का वैसे फार्मूला होता A प्लस N प्लस 2 माइनस 1, नहीं समझ में आया, इंटू D, एंड दैट इज योर B। अरे वो आपका B है भाई। तो आप अगर गौर से देखोगे तो ये बन गया A प्लस N प्लस 1 इंटू D बराबर B। सोचा, अब आप मेरे को N के फार्मूले तक लेके जा रहे हो। पहले तो A को इधर शिफ्ट कराया, B माइनस A, डिवाइड बाई D भी कर दिया। फाइनली मेरे लिए N इज इक्वल टू कितना हो गया, B माइनस A डिवाइड बाई D माइनस 1। क्लिक कर गया? थोड़ा भयानक हो गया नहीं? थोड़ा और सही करा जाए, या सही है? सही है। B माइनस A डिवाइड बाई D माइनस 1 N प्लस 1। नहीं है? अगले भाई आगे चलें। अच्छा, और अगर भाई देखो मैंने आपसे D पूछ लिया तो, इन केस अगर मैंने कॉमन डिफरेंस पूछ लिया तो D इज इक्वल टू B माइनस A अपॉन N प्लस 1। सही है? अगले टर्म पे आता हूं। यही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। मतलब इतने बोर्ड में ये यहां से लेके यहां तक में आपको कुछ नहीं याद रखना, सब भूल जाओ वाले, बस इतना से याद रखना, अरिथमेटिक मीन के केस में D इज इक्वल टू B माइनस A अपॉन N प्लस 1 होता है। इतना से याद रखना, बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना, ठीक है ना। बस पूरे अभी तक में एक काम की चीज हुई है,
बाकी सब सिर्फ कॉपी भरने की व्यवस्था है। भाई अपन 13 में चल रहे हैं, है ना, सारी बातें उजागर हैं आपके पास में। ऐसा है नहीं कि दो चांस हैं, जो है यही है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको क्लियर बताता चलूं, ये काम का है, ये काम का है, ये काम का है, ये उठा ले बस, यही उठ हिट होगा, ठीक है। अच्छा, तब तक अब मैं आपके लिए काम की बात नंबर 2 कहता हूं, जो क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज में आ जाए, ठीक है ना। किसी ने मेरे से कहा फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, मैंने उसे नाम से पुकारा A1, ऐसे नाम से पुकारा ना चाहिए, A1 फर्स्ट अर्थमेटिक मीन। अगर फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है तो दैट इज A प्लस डी, A प्लस डी लिख दिया, देखो जरा A प्लस डी लिखा मैंने, सोच लिया। किसी ने मेरे से कहा थर्ड अर्थमेटिक मीन, थर्ड अर्थमेटिक मीन, तो जैसे उसने मेरे को थर्ड एम बोला, मैंने A3 समझ लिया। A3 बोलते ही A प्लस 3 टाइम्स B माइनस A डिवाइड बाई n+1, नहीं है, ऐसे आपको बकायदा लिखना आना चाहिए पूरा। किसी ने जो बोला, जैसा क्वेश्चन बोलेगा आप तुरंत 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 आप अपनी तरह से व्यवस्था लगाना चालू करोगे कि भाई ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बताओ, ठीक है। अब जो थर्ड पार्ट लिख रहा हूं वो एक तरह का क्वेश्चन ही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, टाइटल अपने आप में समझा देगा, सम ऑफ n AMs, जितने भी अर्थमेटिक मीन है सबको जोड़ के बताओ। रेडी, आपके सामने n के n A1 AN को मैं जोड़ रहा हूं, राइट है। n अर्थमेटिक मीन को नाम से पुकारा A1 प्लस A2 प्लस से लेकर के AN। अब जरा A1 पे आओ, A1 देख लिया आपने, A1 A प्लस कुछ, सोच लिया, A प्लस कुछ, A प्लस कुछ नहीं है, कितनी बार ये आएगा, n बार, तो Na तो अलग कर दूं, प्लस में n बार B माइनस A अपॉन में n+1 कॉमन ले लूं। अरे सोच लिया आपने या थोड़ा टाइम लग रहा है, सोच लिया, B माइनस A अपॉन n+1 कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके कहां तक, n तक, 1 से लेके n तक का सम, n इंटू n+1, n+1 से n+1 फिर कट गया। फाइनली क्या रह गया साहब, n A का मतलब स्मॉल है ना, n A प्लस यहां कटने के बाद बचा था n/2, ब्रैकेट में कितना, B माइनस A। अच्छा देखिए साहब, n/2A, गौर से देखो, n/2A माइनस का दिखा, n/2A किसका, माइनस का, और यहां पे बचा है Na में से हाफ Na/2 कट गया, हाफ Na/2 बच गया, और ये NB/2 कुछ कॉमन आ गया क्या, n/2, ब्रैकेट में कितना, A प्लस B, इसमें भी 2 को मैंने इसके नीचे सरका दिया, ये A आ गया। A माने दो नंबर्स के बीच का अर्थमेटिक मीन, दो नंबर्स के बीच का अर्थमेटिक मीन, दैट इज A। इसीलिए कुछ लोग NA बोलते हैं, ठीक है ना। A इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, ठीक है ना। अर्थमेटिक मीन n टाइम्स अर्थमेटिक मीन ऑफ A, B, ठीक है। ये काम का हो गया। एक और चीज अपने, ये सेकंड फीचर है जो काम का है, बस सीधा, ये 2 लाइनें बेकार, सीधा आपको सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन 3 लाइनें आपके काम की और जोड़ दी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट भले आप मार्क करते चलना, आप सब कुछ एक साथ, जो बताता जा रहा हूं सीधा सीधा काम का है ना, इसी में कटाई छटाई सब बता दूंगा मैं, ठीक है। सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन। अच्छा, अब आता है पॉइंट नंबर 4। अर्थमेटिक मीन ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी 11th में पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ रैंडम नंबर्स। ऐसे ही अचानक से उछाल उछाल कर किसी ने नंबर फेंक दिए, कोई एपी वीपी नहीं था, और किसी ने कहा इनका अर्थमेटिक मीन बताओ, तो कोई भी दुनिया के 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन A प्लस B प्लस C/3, दुनिया के किन्हीं भी 4 नंबर का अर्थमेटिक मीन A प्लस B प्लस C प्लस D/4, क्या था क्या, और n नंबर का अर्थमेटिक मीन A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेके कहां तक AN डिवाइड बाई n। वो क्यों भूल जाते हैं, वो भी तो याद रखें, ये भी तो अर्थमेटिक मीन था भाई, ये रैंडम नंबर्स का था, ठीक है ना।
ऐसे ही बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं। इफ देयर आर 11 अर्थमेटिक मीन, लिखेगा फटाफट से, इफ देयर आर 11th अर्थमेटिक मीन बिटवीन 28 and 10, then find fourth arithmetic mean. Then find fourth arithmetic mean. If there are 11th arithmetic mean between 28 and 10, find fourth arithmetic mean. हाँ जी साहब, फोर्थ अर्थमेटिक मीन का नाम? अरे यार, फोर्थ अर्थमेटिक मीन को नाम से पुकारो। A4, A4 इज इक्वल टू A प्लस 4D, D का मतलब, हाँ तो बस भर दो, आंसर आ गया। B की जगह क्या भरोगे? 10, B की जगह 10, A की जगह 28, अरे पहला और आखिरी B माइनस A, और N की जगह कितने अर्थमेटिक मीन डाले? 11, तो N की जगह 11 नहीं आया, आ गया आंसर। और क्या नहीं समझ में आया? अरे 10 माइनस 28 डिवाइड बाई 11 प्लस 2, 11 प्लस 1 सॉरी, B माइनस A अपॉन N प्लस 1, नहीं आया? श्योर? अच्छा अगर भाई मैंने आपसे पूछ लिया तो बताओ 11th अर्थमेटिक मीन क्या है, तो क्या होता? 28 यही रहता, और यहां 11 होता था। अगर 11वां अर्थमेटिक मीन है तो 11, और यहां पे ये यही रहता, नहीं आया? अच्छा जिन्हें ये बात समझ में आ गई वो तो आंसर तो बाद में निकाल लेना, अर्थमेटिक मीन हो गया। आप तो मुझे बताओ सम अगर मैंने पूछ लिया तो सम क्या होता? सब सबका सम अर्थमेटिक मीन का n/2, n की जगह 11/2 इंटू 28 प्लस 10, नहीं आया? बस सिंपल है, कहानी पकड़ में आ गई। आपसे अगर कोई पूछे पूरी सीरीज बनवा लें तो बना सकते हो आप? पूरी सीरीज में पहले आदमी का नाम, हाँ 28 तो वैसे ही है नंबर, फर्स्ट आदमी 28 प्लस D, अगला, और D की वैल्यू B माइनस A अपॉन, हाँ इतना तो रिकॉल करो, अभी टाइम नहीं है ऐसा कि मतलब आपसे फिर वापस से कहीं दोबारा 2-3 क्लास में सारी चर्चा होगी, नहीं साहब जो है अभी के अभी नक्की करते जाओ। आप तो इतना तो याद कर लो कि कम से कम क्लास के लायक तो बराबर चला जाए, उसके बाद की चीज बाद में देख लेंगे। ये तो हो गया अर्थमेटिक मीन। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करके बताइएगा, ठीक है? लिखिएगा, क्वेश्चन क्या लिखिएगा? बिटवीन 1 and 31, 1 and 31, m arithmetic mean are inserted. हाँ जी साहब, m अर्थमेटिक मीन डाले जा रहे हैं 1 से 31 के बीच में, so that ratio of 7th and m minus 1th term is 5:9, then m is equal to question mark. हाँ जी साहब, कौन कौन से टर्म का अर्थमेटिक मीन वाइज सोचना है? किसी को स्ट्राइक करा? कौन कौन सा अर्थमेटिक मीन? 7वां टर्म माने A6 लूं या कुछ और लूं? A6, श्योर है आप? चलो साहब मैंने आपकी बात मान ली, A6 अपॉन A m माइनस 1 इज इक्वल टू कितना गिवन है साहब? 5/9। A6 कितना होगा? हाँ m माइनस 2। चलो आगे बोलता दो, A6 बोलो। 1 प्लस 6 D की वैल्यू भी तो बोल दो, B माइनस E भी बोलो, अरे B माइनस A 31 माइनस 1 अपॉन कितने अर्थमेटिक मीन डाले गए? कितने? m प्लस 1 कर दो, अपॉन में नीचे आ जाऊं, नीचे की तरफ कितना? 1 प्लस, हाँ m माइनस 2 इंटू D की जगह फिर से 31 माइनस 1 डिवाइड बाई m प्लस 1 इज इक्वल टू क्या? सॉल्व करके m आ जाएगा। बस क्वेश्चन आगे बढ़ता हूं, सही है?
सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी सर, नेक्स्ट अगला टर्म पे आता हूं, ठीक है। हाँ जी सर, नेक्स्ट टाइटल इज अब ये चीजें वापस आती रहेंगी, ध्यान रखना रोटेट हो करके, क्योंकि अब अर्थमेटिक मीन एक बार पढ़ लिया, एक बार दोबारा से वापस आपको टाइटल याद दिलाता हूं। अर्थमेटिक मीन में हमने 4 बातें पढ़ी हैं, 4 टर्म है देखो अभी तक, है ना। अब आप याद रख लेना, क्योंकि है ना आपके एक तरह से यहाँ पे देखा जाए किस्मत भी बहुत अच्छी है। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में क्या होता है, जैसे एम अगर भाई मैंने किसी दिन पढ़ाया तो उसके 4 दिन बाद जीएम होता है, तब तक वो बच्चे के दिमाग से जा चुका होता है। लेकिन आज ही आज में सब देख लोगे तो आपको मोस्टली आपको याद हो जाएगा कि हम हर चीज में 4 बात करते हैं। एक तो एक अर्थमेटिक मीन, वैसे मैं अगली बार पढ़ूंगा एक ज्योमेट्रिक मीन, सही है। अब 13 के हैं अपन, है ना, तो अपन चीजें याद कर लेते हैं अभी से। मैं 2 समय बोलूंगा, आप मेरे को गा देना, ठीक है ना। अगर किसी ने मेरे से पूछा एक अर्थमेटिक मीन a+b/2, नहीं आया। अगर किसी ने मेरे से पूछा एक ज्योमेट्रिक मीन √ab, बात समझ में आ गई। अगर किसी ने मुझसे पूछा एक हार्मोनिक मीन, तब मेरा जवाब होगा 2 × 1/a + 1/b, 2 × 1/a 1/b। यहां तक की बात समझ में आ गई या नहीं आई? नहीं आई। अच्छा, जिन जिन को ये बात समझ में आ गई, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अब चलता हूं आगे, राइट है ना भाई। अच्छा, इसमें हम लोग निकालते हैं डी, अर्थमेटिक मीन में निकालते हैं डी। डी का फार्मूला होता है b - a/n+1, राइट है भाई। अच्छा, उसमें निकालेंगे हम लोग r, फार्मूला याद है किसी को? b/a की होल पावर 1/n+1। अभी याद नहीं है, चलो आने वाले टाइम में जब याद करेंगे तब इसको याद करते हो उसको याद करेंगे, राइट है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। जीपी के ऊपर बात करता हूं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वैसे आपको, मेरा अंदाजा ख्याल है आपका वैसे ही ठीक ठाक होगा, ठीक है। लिख लेते हैं, सीक्वेंस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बोले तो जीपी। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड जीपी इफ रेशियो ऑफ द टर्म, if ratio of the term, if ratio of term and its previous term remains constant, टर्म और उससे पिछली टर्म का रेशियो हमेशा कैसा रहता है? मेंटेन रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। का मतलब सीधी बात T2 और उससे पिछला T1 का जितना रेशियो होगा उतना ही T3 और T2 का होगा, उतना ही T4 और T3 का होगा, सही है। एंड ऐसा ये कैरी ऑन होगा कब तक? TR तक, TR/TR-1। क्या आप ये बात समझ गए? और जो भी ये रेशियो होगा, दिस विल बी नोन एज कॉमन रेशियो, एंड कॉमन रेशियो विल बी R। अच्छा, यहां पे से R हटा लेता हूं, या n लिख लेता हूं, या n-1 कर लेता हूं, ताकि और क्लैरिटी रहेगी। याद है? तो अपने पास सबसे पहली चीज तो ये लिख लीजिएगा, और उसके नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्या? हेयर R = कॉमन रेशियो। लिख लिया? बस आप बैठते चलिए। इसमें पहली लाइन से ही सब कुछ सही है, इसमें वो एपी जैसी इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं होगी। एपी एक बार अपने को जरूर थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए चाहिए होता है। जीपी के अंदर तो पहुंचते पहुंचते सारी चीजें दिखने लग जाती हैं अपने को। हाँ जी साहब, अगले पॉइंट पे आते हैं। हाँ जी साहब, अगला सेकंड पॉइंट लिखेगा। हाँ जी साहब, अब सबसे पहला पॉइंट जीपी सीरीज। सबसे पहले बात करते हैं एपी सीरीज की। a+d, a+2d, a+3d से लेके a+n-1 × d। याद आ गया? वापस बोलता हूं, मैं भी वापस बोलता हूं। अब दोबारा से मैं अगर किसी ने मेरे से एपी सीरीज पूछी, पहली बार मैं ये बोलूंगा जो मैंने आपके साथ बोली। अब जो मैं अगली लाइन बोलूंगा वापस सुनना, a+d, a+2d, डैश, फिर लास्ट में पहुंच गया l, उससे पहले l-d, उससे पहले l-2d। मैंने एपी सीरीज ही बोली दो तरीके से। एक बार जब बोली थी तब मैंने नॉर्मल एपी सीरीज बोली थी, एक बार फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इन्वॉल्व करके बोली। यहां तक की बात समझ में आ रही है? अब मैं जीपी सीरीज बोलता हूं आपके सामने। जीपी सीरीज बोल रहा हूं, AR² एंड डैश AR की पावर n-1। नहीं आया? तो अगर देखा जाए फर्स्ट टाइम में अगर कोई मेरे से जीपी सीरीज बुलवाएगा तो मैं बोलूंगा AR² AR3
सही है ना भाई। ए आर क्यूब कौन से नंबर पे है? फोर्थ नंबर पे ए आर क्यूब आया। तो सोचो जो एनवे नंबर पे आएगा वो ए आर की पावर n-1। क्या आप ये बात समझ गए? दैट इज टी एन। सही है ना भाई। टी एन इसको अलग से लिख दूं, कई बच्चे समझ रहे डिवाइड मार दिया। ठीक है, ये क्लिक कर गया आपको टी एन। ये कब लिखा? जब मैंने नॉर्मल लिखा। अगर मैं लास्ट टर्म को इन्वॉल्व करके लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? सेकंड चीज सुना, ए आर स्क्वायर। सही है भाई। डैश डैश करता हुआ सीधा एल पे आ गया। लास्ट टर्म एल, उससे पहले वाला एल बाई आर स्क्वायर एंड सो ऑन। क्या आप ये बात समझ गए? नहीं समझ पाए? अब अगर देखा जाए नॉर्मल एपी सीरीज में nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से nवा टर्म इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग को पुकारते हैं टीएन। टीएन का दूसरा नाम जनरल टर्म। भूल गए? कोई बात नहीं, याद करते चलो। ठीक है, क्योंकि मैं इतनी फटाफट बोल सकता हूं, मैं इसकी प्रैक्टिस में पिछले 13-14 साल से हूं। ठीक है ना। हाँ, तो तभी सोचो मैं भी फिर भी अटक जाता हूं। इसका मतलब अपने टाइम में कितना गरीब बच्चा रहा हूंगा। ठीक है, इसीलिए तो मेरे को अपने दोस्तों से बहुत प्रेम है ना। मैं फट पहचान लेता हूं, अच्छा ये भी अपने लेवल का। ठीक है, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इज इक्वल टू टीएन। टीएन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। अच्छा, अगर भाई तो किसी ने मेरे से पूछा nth टर्म फ्रॉम एंड, हाँ जी साहब, अगर पीछे से गिनना होता तो देखो साहब, सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे एल बाई आर, थर्ड नंबर पे एल बाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए टीएन क्या होता? एल अपॉन आर की पावर n-1। क्या भी बात समझ गए? सही है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 पे आता हूं। इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर एबीसी एपी में हो तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। मतलब मेरे को एपी की बात करते रहना चाहिए, क्योंकि आप यही भूल जाते हो। अगर एबीसी एपी में तो बीच वाले का डबल इज इक्वल टू किनारे वाले का सम। इफ एबीसी आर इन जीपी देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी। कुछ लोग क्वेश्चन करने के दौरान इसका भी यूज करते हैं। इसी चीज को लिखने का तरीका होता है बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी। यही लिखा मैंने, लेकिन अरे यही चीज लिखी है ना, लेकिन ये ज्यादा यूज में आएगा। फिर भी कभी कभार ये भी हाईलाइट हो जाती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब कॉपी करते चलें। ठीक है ना। अच्छा, ये एबीसी आ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन करके बताइए आप मेरे को पहले। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को सबसे पहले अभी तक मैंने अब तक आपसे एक भी क्वेश्चन खुद से नहीं करवाया। ठीक है, हर एक में खुद ही पहले पूछ जाता हूं। ठीक है, यहां तक लिख लिया आपने। तब तक वो बच्चे जिन्हें पता चल गया है कि मैं उनसे क्वेश्चन कराने वाला हूं, जाना है उन्हें क्या करना है? स्पीड स्लो कर लें, धीरे हो जाएं। ठीक है, आसपास वालों को पता नहीं लगने दें कि जैसे आपसे क्वेश्चन होता ही नहीं कभी आज तक, पहली बार कर रहे हो। ठीक है, लिखिएगा फटाफट से विच टर्म, माहौल भी तो बना के रखना है। विच टर्म फ्रॉम एंड of progression 3, 6, 12, 24 and dash to 3072, which term from and in progression this is 384. इसका और कुछ नहीं बता, आर बता देना, बाकी तो सब चलेगा। आर 2 है ना, चलो बढ़िया, इतना तो आता है भाई बच्चे को। नहीं बन गया क्या आपसे? देखिए साहब, इतना सा काम करना था। आखिरी से बात चली थी तो आखिरी टर्म एल बोले तो 3072
इनटू में 1/2, 1/2 क्यों? क्योंकि डिवाइड बाई 2 है। नहीं समझ में आया। L अपॉन R की पावर n-1 इजिकल टू में कितना? 384। क्या आप ये बात समझ गए? बस अब आपको इसको सॉल्व करना था और आपका क्वेश्चन बन जाता। नहीं आया समझ में? यहां तक की बात पकड़ में आ गई। अब इसको कैसे सॉल्व करना था उस पर चर्चा अभी करते हैं। ठीक है, देखिए साहब, इधर अगर 1/2 है तो इसके अंदर 1/2 की पावर n-1 को पकड़े रखा। 384 का जरूर कोई ना कोई दोस्त निकलेगा 3072 में। क्या? अच्छा, पूरा 8 बार? वेरी गुड। अगर 8 बार क्या तो 1/8, 1/8 बोलते ही 1/2 की पावर 3। क्या कहते हो आप लोग? इसका मतलब n-1 इक्वल टू 3, इसका ना n इक्वल टू 4। n इक्वल टू 4 का मतलब कौन सी टर्म बोलूं? फोर्थ टर्म? नहीं, फिफ्थ टर्म। ये तो आंसर क्या बोलूं? लास्ट से फोर्थ या फिफ्थ? पक्की बात है? सोच लो एक बार जरा। नहीं, फोर्थ? पक्का ना भाई? वैसे ये भी एक पता है, हमें से कई लोग है ना, ऐसा नहीं ये गलत कर रहे थे वो, लेकिन श्योर होना चाह रहे थे कि मैं कहीं कुछ गलत ना बोल दूं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं फोर्थ बोलता हूं फिफ्थ निकल जाती है। ठीक है ना? अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन। अच्छा, वैसे कितनों का सही हो गया ये? अरे वाह, 40% का। 100% हो ही नहीं सकता था। आर इज इक्वल टू भी पूछ लेता ना मैं अगर गड़ा करके, तो भी 100% नहीं होता। आर तो भी नहीं बता पाते, 2-4 तो ऐसे भी लोग आते। ठीक है ना? चलिए साहब, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लिखिएगा फटाफट से। सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स्थ, सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी, form a GP, form a GP। किसी एपी की सेकेंड, थर्ड और सिक्स्थ टर्म, कॉमन सी बात है एपी को जीपी में इन्वॉल्व करना। ठीक है ना? ऑफ एन एपी फॉर्म ए जीपी, फाइंड कॉमन डिफरेंस। फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बताइए साहब। हाँ जी साहब। अब आपको मेरे को जल्दी से बताना है सेकेंड टर्म ऑफ एपी क्या होती है? a प्लस डी। बहुत ही बढ़िया, a प्लस 2d। अगला a प्लस, और ये सब मिलके क्या दे रहे हैं? जीपी। अब यहां करके वापिस याद दिलाता हूं, अगर ये जीपी दे रहे हैं तो बीच वाले का स्क्वायर, बीच वाले का स्क्वायर बोले तो a प्लस 2d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस डी मल्टीप्लाइड विथ a प्लस 5d। ठीक है ना भाई? क्या कहते हो? ओपन कर दो, डी आ जाएगा। हाँ भाई, बना किसी का? देखिए, ये तो कई लोगों ने आइडिया लगा ही लिया था कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। ठीक है ना? तब तक कई लोगों को ये भी स्ट्राइक कर गया था कि ये 4d स्क्वायर आ रहा है और यहां से 5d स्क्वायर आएगा तो एक d स्क्वायर बचेगा, वो उन्होंने d स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, रख लिया। एक यहां से 4ad आ रहा है, तब तक कई लोगों को यहां पे 6ad दिख रहा होगा, तो 6ad में से 4ad चला गया तो कितना बच गया? 2ad। तो d कॉमन ले लूं, d के कॉमन लेने पे d इक्वल टू 0 आ रहा है, तो d इक्वल टू 0 तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो d इज इक्वल टू कितना? -2 है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए आप तो फटाफट से। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन भी कितने लोगों ने आइडिया लगा लिया था, टेंटेटिव है ना? हाँ, अच्छा, मैं इसका सॉल्यूशन पार्ट पे नहीं कर रहा था। ठीक है ना? आइडिया लग गया था कि हाँ इसको ऐसे ही करना है। ठीक है ना? अच्छा, अगला क्वेश्चन वापस वही मेंस वाले स्टाइल के क्वेश्चन बता रहा हूँ, 2-4, फिर अपन थोड़ा अच्छे उस पर आ जाएंगे। ठीक है, लिखिएगा फटाफट से। वैसे तो ये भी यही क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज 3 में डाल दिया तो एक्सरसाइज 3 को देखकर आपको ये क्वेश्चन भारी लगने लगेंगे। ठीक है, अगला लिखिएगा, इफ एवरी टर्म ऑफ पॉजिटिव GP, if every term of positive GP, if every term of positive GP is equal to sum of two preceding terms, sum of two preceding terms,
ये प्रीसीडिंग नहीं होना चाहिए, प्रोसीडिंग होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, आता तो दोनों ही नहीं है उन्हें सर ठीक है। हाँ भाई, प्रीसीडिंग होता तो पहले वाली और प्रोसीडिंग होता तो आगे आने वाली, ठीक है ना। सम ऑफ टू प्रोसीडिंग है ना। हर टर्म अपने से अगली दो टर्म्स का सम है, हर टर्म आने वाली दो टर्म्स का सम है, हर टर्म आने वाली दो टर्म्स का सम है। देन कॉमन रेशियो, देन आर इज इक्वल टू क्वेश्चन। आप तो सीधा आगे बढ़ो। हाँ भाई, अब यहां थोड़ा सा आपको तेज खेलना चाहिए। कैसे तेज खेलने का तरीका क्या है, पूरी सीरीज पे मत जाओ। अगले ने बोल के गलती कर दी कि हर टर्म अगली दो का सम है, इसका मतलब फिर T1 भी होगा। T1 किसका सम होगा, T2 प्लस T3 का। अब आप खेल जाओ, देखो आंसर आ जाएगा। T1 कौन है, ए। T1 कौन है, ए। अगला ए आर, अगला बस आर आ गया। सही है बाबा से, बिल्कुल सही करा। लेकिन दो आंसर आएंगे। फिर से आपको ऊपर कुछ लिखवाया था, आप समझ जाओगे वहां से। पॉजिटिव नहीं आया समझ में। देखिए साहब, T1 की जगह पे ए, अगले की जगह ए आर, अगले की जगह ए आर स्क्वायर। ए तो कॉमन आके कट गया, फाइनली आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन इक्वल टू 0। आर की वैल्यू -1 प्लस माइनस √5 डिवाइड बाई 2 आएगी, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू में -1 प्लस √5 बाई 2 लेना है आपको, पॉजिटिव की वजह से। अगले क्वेश्चन में आओ आप, टाइम क्यों वेस्ट कर दो, राइट है। हाँ भाई, यहां तक जिन लोगों का बराबर चला गया उनसे एक छोटा क्वेश्चन और, ठीक है ना। क्वेश्चन में लिखिएगा, इफ ए बी स्क्वायर सी क्यूब, ए स्क्वायर बी क्यूब सी टू द पावर 4, ए क्यूब बी टू द पावर 4 सी टू द पावर 5 are in AP, then minimum value of A plus B plus C क्वेश्चन मार्क। हाँ जी साहब, कमाल की चीज। अगर ये AP है तो क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि A प्लस B प्लस C की मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, राइट है। ध्यान से देखा, A की डिग्री पहले की फिर दूसरे की, एक ही डिग्री पे नजर रखो, फटाफट सोचो। एक ही डिग्री देखी क्या, हाँ बढ़ रही है कट रही है। और बी की और सी की कितना कितना, एक एक। ध्यान से देखा क्या। अगर बाय द वे ये एपी में है, लेकिन हम तो देख रहे हैं ये जीपी में है, और एपी और अगर जीपी में है, दोनों में है, तो ये तभी हो सकता है जब कॉमन रेशियो 1 हो। नहीं आया समझ में, जब कॉमन रेशियो 1 हो या d इक्वल टू 0 हो। नहीं समझ में आया तो कहने मतलब ये कि इट इज इन जीपी ऑल्सो, लिख दो। हैंस कॉमन रेशियो 1 सही है। अगर कॉमन रेशियो 1 तो कॉमन रेशियो है एबीसी, इसका मतलब एबीसी। अरे महावीर जी असर ही नहीं हुआ, कूलर भी लगाते हैं अपन, ठीक है। एबीसी इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अरे वो एक मूवी थी ना उसमें, यार वो एसी इधर की तरफ करना है ना हाँ, एबीसी इज इक्वल टू कितना 1। अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, एबीसी इज इक्वल टू 1 में अगला ये पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सोचो, सोच के जवाब दो। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी। थोड़ा हिंट करता हूं, एक्स्ट्रा कुछ लिख दूं, एक्स्ट्रा एक आधी चीज, ठीक है ना। ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब बोलो आप, अब आपके पास चॉइस खोल दी मैंने, कितना आ गया, ए बी सी इज इक्वल टू 1 फॉर मिनिमम, फॉर मिनिमम ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1। अरे सिर्फ 1 ही होकर के ऐसा आ सकता है, नहीं आया समझ में, तभी तो 1 आएगा, तीन चीजों का मल्टीप्लिकेशन। अरे मैंने नेचुरल नंबर लेके पक्का कर दिया आपका। और अगर ऐसा हो गया तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3। अगले क्वेश्चन में आ जाऊं। हाँ भाई, नेक्स्ट टाइटल इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जीपी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जीपी। हाँ जी साहब, ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जीपी क्या चीज है।
दो चीजों पे सारा खेल डिपेंड करता है। समझदार व्यक्ति के लिए एक बहुत काम की चीज है, ठीक है, मतलब इतने कि बस उसको समझ में आ जाए। क्वेश्चंस के दौरान कोई मुश्किल से 100 में से 3 या 4 क्वेश्चन में इस तरह के शब्द भी यूज होते हैं, बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत रेयर चांस है, लेकिन फिर भी जिनको समझ में आ जाए उन्हें ये बात समझ में आती कि अच्छा काम की चीज थी, ठीक है ना। सबसे पहले मैं ले रहा हूं, जब मेरा फर्स्ट टर्म बोले तो ए पॉजिटिव है, सुना, ए पॉजिटिव है, दो बातें हो सकती हैं, या तो मेरा कॉमन रेशियो 1 से और 0 के बीच है, और अगर ऐसा है तो देखना जरा, जैसे मैंने कोई पॉजिटिव नंबर ले लिया 2, मेरा फर्स्ट टर्म क्या है 2, अगर मेरा फर्स्ट टर्म 2 है और मैंने कॉमन रेशियो ऐसा उठाया एक नंबर जो 0 से 1 के बीच था, जैसे हाफ, आर इज इक्वल टू क्या ले लिया, हाफ, अगर हाफ ले लिया तो फर्स्ट टर्म अगर 2 है तो अगला टर्म 2 इंटू हाफ, अगला टर्म 2 इंटू हाफ का स्क्वायर, अगला टर्म 2 इंटू हाफ का क्यूब। क्या कह रहे हो आप, ये जीपी में नंबर कम होते आ रहे हैं कि बढ़ते आ रहे हैं? इट इज अ डिक्रीजिंग जीपी। नहीं आया समझ में? अब मैं ले रहा हूं ए पॉजिटिव फिर से, और मैं आपकी बात आर को 1 से बड़ा ले रहा हूं, आर को 1 से बड़ा लेना, जैसे 2 ले लिया तो पहला टर्म 2, अगला 2 इंटू 2, अगला 2 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर ये ऐसी जीपी इंक्रीजिंग। श्योर है भाई? अब मैं ले लेता हूं ए नेगेटिव, अगर मैंने ए ही नेगेटिव ले लिया होता, ए नेगेटिव लेना, जैसे मैंने पहला नंबर ही ले लिया तो -2, नहीं है? अच्छा, फिर से केस 2 ही उठा रहा हूं, आर अपने आप में 0 से 1 के बीच था, अब सोचना जरा, आर फिर से ले रहा हूं 1/2 ले लूं, अब बताना साहब, पहला टर्म -2, अगला टर्म -2 इंटू 1/2, अगला टर्म -2 इंटू 1/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, रहे सारे नेगेटिव में रहे, लेकिन धीरे 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 0 की तरफ जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? इट इज इंक्रीजिंग। अगले वाले में फिर सोचना नहीं चाहिए, डिक्रीजिंग। क्या आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में आ गया? 1 लाइन के अंदर अपने सारा गेम खत्म कर लिया, वरना 4 अलग अलग केस दिखाते फिर कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट करना था, ठीक है, टेबल में ही काम बन गया। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाऊं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। हाँ जी साहब, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी करें इस पे बात। अब आइए सबसे पहले ये दिखा देता हूं n टर्म्स ऑफ जीपी दिखे तो सही, दिखते कैसे हैं, ठीक है ना। पहला टर्म a, अगला AR, अगला AR स्क्वायर, अगला AR क्यूब, और ऐसे बढ़ते बढ़ते AR की पावर n-2 और अगला AR टू द पावर n-1। यही होंगे भाई n टर्म्स, और क्या होंगे? सम करना है तो इन सबके बीच में प्लस लगा करके s लिख दो, लिख दिया s, ठीक है ना। हालांकि मैंने एपी का प्रूफ नहीं कराया, लेकिन मैंने आपको एपी के बारे में फिर से वापस याद दिला दूं। मैंने आते ही पहली लाइन ये बोली थी कि एपी के क्वेश्चंस के अंदर बेसिक तरीका सम का फार्मूला निकालने का, सीरीज लिखो, उल्टा लिखो और जोड़ दो, सही है। चीजें मैंने कहा ना पहले याददाश्त पे आती हैं, फिर उसके बाद में अगले प्लेटफॉर्म पे चलती हैं। उसी तरह आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जब भी जीपी बनती है तो जीपी में क्या होता है ना, हर नंबर एक खास नंबर से हर बार मल्टीप्लाई होता जाता है, और एक खास नंबर से मल्टीप्लाई होने पर मिलने वाली सीरीज जीपीओ जरूरी नहीं है। ये दूसरी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। ये बात आपको तब पता चलेगी जब आप जीपी पढ़ोगे, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें भी हर बार सीरीज में एक खास नंबर मल्टीप्लाई होता जाता है, लेकिन जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो बदलता जा रहा है, तो सीरीज भी बदलती आ रही है, वो जीपी नहीं मिल रही, एजीपी मिल रही है, क्योंकि वो सीरीज जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है वो एपी है, तो एपी और जीपी कॉमनली चल रही होती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जीपीओ, कई बार एजीपीओ, कई बार मिसलेनियस में चला जाता है, लेकिन बेस में वापस अगर कोई गहराई में जाके देखे तो उसको एक बात समझ में आने लग जाती है, क्या कि एक खास नंबर से मल्टीप्लाई होती है सीरीज की।
और उसके अलग अलग नाम रख दिए गए, जीपी, एजीपी, मिसलेनियस वगैरह वगैरह। मेरी बात समझ में आ रही है? एक खास नंबर से अगर सीरीज जब भी मल्टीप्लाई हो, सबका एक तोड़ है। क्या तोड़ है सबका? सबका एक तोड़ है। सीरीज लिखो और उसके हर टर्म को उस खास नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये सीरीज किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है? आर से, तो पूरी सीरीज को आर से मल्टीप्लाई करो, आर एस आ जाएगा। जैसे आप आर से मल्टीप्लाई करोगे, ये ए आर हो जाएगा, ये आर स्क्वायर और ऐसे होता जाएगा। अब सबको एक पॉइंट सरका दो। तो देखिए साहब, जब भी कोई भी सीरीज एजीपी का क्वेश्चन हो, सॉल्व करने का बेस्ट तरीका यही है। ये पता कर लो किससे मल्टीप्लाई हो रही है। जिससे मल्टीप्लाई हो रही है सीरीज को लिखो, उसी सीरीज को उसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करके एक स्थान शिफ्ट करा दो और घटा लो या जोड़ दो, जो भी है अभी सीखते हैं। राइट है? जैसे मैं आर से मल्टीप्लाई करता हूं तो ए आर, तो मैं ए आर को एक पॉइंट सरका के लिखा है, याद है? ए से मल्टीप्लाई, अगला हो जाएगा ए आर स्क्वायर, अगला हो जाएगा ए आर क्यूब। ऐसे होते होते ये टर्म आते आते ए आर टू द पावर एन या एन माइनस वन, सोच के बोलना, एन माइनस वन, और ये बन जाएगा ए आर टू द पावर एन। नहीं समझ में आया? यहां तक बात पकड़ में आई? अब ये आने के बाद में आपके खुद ही दिमाग में आ जाएगा कि जोड़ू कि घटाऊं, घटाओ, घटाने पर घटाने पर घटाने पर ये सब कटेगा। सही है? यहां से रह जाएगा ओनली ए, यहां से रह जाएगा माइनस में ए आर टू द पावर एन, ए कॉमन ले लूं, 1 माइनस आर टू द पावर एन बच गया। तब तक ये भी तो घटेगा सर, एस इंटू 1 माइनस आर। एस की फाइनली फार्मूला आ गया ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। क्या आप ये बात समझ गए? नहीं है? ये बेसिक फार्मूला है। आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक फार्मूला है। इसका एक और फार्मूला है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और वो तब यूज में लेते हैं जब आर एक से बड़ा हो। ये तब यूज में लेते हैं जब आर वो एक ही है। आप में से किसी को पता नहीं है, माइनस कॉमन नीचे से और ऊपर से ले लो, यही बन जाएगा। फिर सब दो क्यों याद कराते हैं? अरे कुछ नहीं, आपका टाइम बचाने के लिए, नहीं टाइम बचाने के लिए। वरना हर बार आप जब भी आर एक से बड़ा होगा, आप हर बार माइनस लेके कॉमन लोगे, फिर काटोगे। इससे बढ़िया आपको रटा ही दिया, उल्टा रटा दो इसको, ठीक है ना, ताकि ये एकदम सीधा निकल जाए। आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, यही लिखा है दोबारा, ध्यान से देखिएगा। अरे हम कई बार जैसे इंटरव्यूज में पूछते हम तो, जैसे किसी को कोई छोटा मोटा क्वेश्चन पूछना होता है ना, चलो यार इससे ही पूछ लेते हैं कि बताओ सर जीपी के फार्मूले सम के, ठीक है, तो वो दो फार्मूले बताते हैं, हम समझ जाते हैं कि इसने पढ़ा है लेकिन अभी अनुभव में नहीं लिया, ठीक है ना। इसने पढ़ाई कर ली है लेकिन अनुभव मिलेगा तो इससे समझ अंदर एक है यार ये, ठीक है। आर अलग अलग के लिए तो सिर्फ नामकरण है, ठीक है ना। जैसे अभी भी, लेकिन फिर भी मैं तो आपको ये बताऊंगा, यूजफुल फॉर व्हेन आर इज लेस देन वन, लेकिन आर इज लेस देन वन नहीं बोलते, मॉड आर इज लेस देन वन बोलते हैं। क्यों? माइनस वन से वन तक कोई भी नंबर हो, और ये कब लेते हैं? जब मॉड आर इज ग्रेटर देन वन। आप जानते हैं मॉड आर इज ग्रेटर देन वन का मतलब? घोड़ा घास खाएगा एक से बाहर की, अपने शब्दों में एक से बाहर की मतलब एक से इनफाइनाइट तक की, और उधर की तरफ माइनस इनफाइनाइट से माइनस एक तक की। क्या आप ये बात समझ गए? तो फिर एक बच्चे को दिखाओगे सर और आर बराबर वन का क्या होगा? मैंने कहा जिस दिन आर बराबर वन होगा तो बता सीरीज क्या होगी? ए ए ए ए ए एन बार जोड़ ले, एन ए। नहीं आया? फार्मूले की क्या जरूरत है? नहीं पकड़ में आया? कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? हाँ, तो आपको पता नहीं चाहिए बेसिक में एक ही फार्मूला है, फिर भी अपन दो तो बोलेंगे, ठीक है। जिस दिन किसी सिद्ध पुरुष से मुलाकात हो गई उस दिन उसको बता देंगे सर अपने को भी आता था इतना मंत्र तो, ठीक है। बाकी जब तक नहीं है तब तक दो है ही, ठीक है। इतनी बात पे आगे रखते हैं अगली बात, ठीक है। अब मैंने आपको एक साथ दो चीजें बताई हैं, मैं आपको फिर बता दूं, इतनी देर तक मैंने आपसे जितनी बातें करी उसमें दो बात कर दी है। हर तरह की सीरीज जिसके अंदर भी एक नंबर से मल्टीप्लाई होती जाती हो उसका तोड़ ही यही है। सीरीज लिखो, खास नंबर से मल्टीप्लाई करके दोबारा एक स्थान शिफ्ट करके लिखो, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर दो। कहानी पकड़ में आ गई? अब मैं एजीपी में बेसिक से नहीं जाऊंगा, सीधा क्वेश्चन में आऊंगा। अब एजीपी दिखाऊंगा और सीधा क्वेश्चन में उतर जाऊंगा, ठीक है ना, ताकि मैं अपनी बात बराबर रख लूं भाई, ठीक है ना। इसीलिए मैं जीपी के तुरंत बीच में ही, मैं तो जीपी के बाहर भी नहीं जाता, खत्म भी नहीं होने देता, उसी बीच में एजीपी उठा करके वापस बाहर आ जाता हूं, क्योंकि इतना सही है उसका वजूद ही इतना था। लोग उसे भयानक समझते हैं, जबकि वो आसान है। अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ नहीं करना, सेम काम, बस यहां इसको ध्यान से पकड़ लो बस, ठीक है। अगले पे आ जाओ। हाँ भाई,
अब तक जिनको फार्मूले में कटाई छटाई पसंद है वो ध्यान से देखें। मल्टीप्लाई खोल दो, ए आर की पावर एन, ए आर की पावर एन बहुत क्लोज जाके गिरी बॉल। ए आर की पावर एन माइनस वन होता, मैं टी एन गिन देता, लास्ट टर्म गिन देता। अब ये लास्ट टर्म में एक आर की मल्टीप्लाई और करके बैठा है, नहीं है समझ में? ये ए आर टू द पावर एन है, ए आर टू द पावर एन माइनस वन इंटू आर है, इसका मतलब एल आर है, नहीं आया समझ में? और फिर ए की मल्टीप्लाई करते ही माइनस ए है, अपॉन में नीचे आर माइनस वन है। अगर लास्ट टर्म पढ़ी और कॉमन रेशियो पढ़ा हो तो यूज करते हैं, नहीं याद आया? जैसे सम का फार्मूला एपी में लास्ट टर्म पढ़ा हो फर्स्ट टर्म पढ़ा हो तो ए प्लस एल बाई टू, नहीं इंटू में एन बाई टू, नहीं याद आया? एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, सही है ना? उसमें फार्मूला तो इसमें भी बन सकता था। अगले पे चलो, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद में आते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। हाँ भाई, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज होते ही 100% सबको पता है, इनफाइनाइट सीरीज अगर हो गई और आर अगर एक से बड़ा रह गया तो फिर सम करने की जरूरत नहीं है, उसका खुद का इनफाइनाइट टर्म इनफाइनाइट ही होगा। जिसका आर एक से बड़ा है, सोचो उसकी डिग्री इनफाइनाइट पे जाकर के खुद ही इनफाइनाइट हो चुकी होगी, तो इसका मतलब ये कि आर जब एक से बड़ा हो तब तो वैसे यूजलेस है ये फार्मूला। इनफाइनाइट सीरीज ओनली यूजफुल व्हेन मॉड आर इज लेस देन 1, और जब आर की वैल्यू एक से कम होगी तो फाइनली हम बेसिक समझ लेना, एस इज इक्वल टू में अपन तो 13 के बच्चे हैं भाई, ठीक है ना? एन टेंस टू इनफाइनाइट है, एन टेंस टू इनफाइनाइट होते ही ए इंटू में आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन है, जिसमें आप में सभी को पता होगा आर एक से कम है। आर अगर एक से कम है तो एक से कम की पावर इनफाइनाइट बन रहा है, सोच लिया आपने? नहीं आया? आर खुद एक से कम है और उसकी पावर इनफाइनाइट, एन की जगह इनफाइनाइट तो रखना था, तो दैट इज जीरो। तो कहने मतलब ये बन जाता है ए इंटू जीरो माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, और आर अपने आप में बी बाई ए। लिख लो क्या? नहीं, कुछ और लिखना है? नहीं, अच्छा अपन आर ही लिख लेते, मेरे को ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, आप तो बोलिए। तो कई लोगों को ए अपॉन वन माइनस आर एस आ गया है, क्या ये बात समझ में आ गई? इसलिए ए अपॉन वन माइनस आर। फिर भी मैं आपको ये बताऊंगा, अगर सीरीज बिल्कुल सीधी सीधी सी है तो आइडिया काफी पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए सीरीज दे रखी है 1/3 का स्क्वायर 1/3 का क्यूब, देख रहे हैं आप तो इसका आर बोल दो, बाकी मैं समझ जाऊंगा। आर बराबर, तो अगर किसी ने इसका सम पूछ लिया तो ए की जगह 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/3, इसका मतलब 1/3 डिवाइड बाई 2/3 बोले तो आंसर इज 1/2, है ना? ये प्रॉपर रास्ता है, लेकिन फिर भी इम्प्रॉपर रास्ता भी है। इम्प्रॉपर रास्ता क्या है? जो भी पहली सीरीज का पहला आदमी हो उसमें एक कम कर दो, वही आंसर होता है 3 - 1। नहीं आया समझ में? कहानी पकड़ में आ गई? जैसे यही क्वेश्चन अगर 1/17 का स्क्वायर वाली सीरीज होती इनफाइनाइट की, तो आंसर 1/16 होता। आपको ये बात समझ में आ गई? नहीं आई? ठीक है ना, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पे आते हैं। ये मैं इसलिए बताता जा रहा हूं ना क्योंकि है ना, कई बार क्या होता है, मेरा मन होता है मैं इस जगह से मैं तेज निकल सकता हूं, फिर अकेला, बस मैं अकेला निकल जाऊं मतलब नहीं है, फिर उसको पूरा फिर मैं बी ये ए अपॉन 1 माइनस आर से लेके जाता हूं, तब तक इच्छा ही खत्म हो जाती है। ठीक है, वरना सीधे से ले जाऊं, कितना इसका सम 1 है, इतनी की दूरी का इतना है। अगले क्वेश्चन में आता हूं। ठीक है, हाँ भाई, अब मिक्सचर, इन दोनों को मिक्स करके भी क्वेश्चन बनता है, वही सबसे बढ़िया क्वेश्चन होता है। ठीक है, लिखिएगा फटाफट से। इफ एस इज सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी whose first term is a, then sum of first n terms question mark। हाँ भाई, इसका आंसर जब ऑप्शन में दिया था तो भयानक सा होता था, भयानक सा। ठीक है ना, इसका मतलब समझा देता हूं। देखो साहब, ऐसा है, अगर इनफाइनाइट सीरीज की कोई सीरीज है तो वो ऐसी तो दिखेगी ए आर स्क्वायर, और ऐसे बढ़ते बढ़ते ए आर टू द पावर n - 1, फिर अगला हो जाएगा ए आर टू द पावर n, ऐसे बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक जाएगी ना।
बीच में कहीं एनवा टर्म पड़ेगा या सीधा इन्फिनिटी लगता है? अरे बीच में कहीं एनवा भी पड़ेगा, n+1 भी पड़ेगा, n+2 2n भी पड़ेगा, सब पड़ेंगे ना। तो अगर देखा तो सारे पड़ाव होते होते फिर इन्फिनिट जाएगा। तो कह रहे हैं कि अगर किसी इन्फिनिट सीरीज जो है उसका पहला टर्म अगर a है तो बताइए उसके n टर्म्स का सम क्या होगा अगर सबका सम ऐसे। तो अब एक बच्चे को समझ में आया सर इन सब का सम ऐसे, मैंने कहा हाँ, तो इसका मतलब s = a/1 - r है। मैंने कहा हाँ एग्जैक्टली। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन वाला ये पूछ रहा है बता भाई n टर्म्स का सम क्या होगा। बच्चे के दिमाग में n टर्म्स का सम जो होता है वो तो होता है ना, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। इसको ऐसे नाम दे दूं, वो तो होता है a × 1 - r⁴n/1 - r। याद है ना, r 1 से कम है नहीं है। तो फिर सर अपने को इसको इससे लिंक करना है। मैंने कहा एग्जैक्टली अपने को इससे लिंक करना है। सही है ना भाई? अच्छा इसमें क्या लिंक करना है? ए तो गिवन है सर, तो आर को लिंक करना होगा। मैंने कहा अगर आप सही सोच रहे हैं तो बराबर है 1 - r = a/s। क्या आप ये बात समझ गए? इसका मतलब r को इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, ठीक है, 1 - a/s। क्या आप ये बात पकड़ गए? इसको उठा करके इसमें रख दो, Sn और r लिंक हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही ऐसा करोगे आपको क्या दिखेगा जरा सोचिए। Sn = में a की जगह a, 1 - r की जगह कितना 1 - a/s की होल पावर n, अपॉन में नीचे कितना 1 - a/s। अब रुक जाओ जरा सोचो, जो सोच सकते हैं। 1 कट गया, मार्केट में इस a से a कट गया, s कहां चला गया ऊपर, मार्केट में रह गया s × 1 - a/s टू द पावर n। अब मेरे को रोक करके और समझ के समझाना अच्छे से। पूरी कहानी में जो दो चीजें दी थी वही पर्ची है, बाकी सब उड़ गया। इस पूरी कहानी में a दिया था और s दिया था और पूछा था Sn, और Sn आ चुका है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? इसीलिए r को हटाएगा। नहीं तो कई लोग जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती ना, वो ये समझ नहीं पाते कि सर r को क्यों हटाया, क्यों नहीं हटा लिया, एक ही वैल्यू रख लेते अपन, ठीक है ना। हाँ, ये वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैथमेटिकली वो गलत नहीं है, वो इनकरेक्ट नहीं है, वो पूछ नहीं रहा बस किसी से। हाँ जी साहब, फटाफट आइए आगे। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी = 5। फर्स्ट टर्म = दे रखा है x। अगला पूछता है देन फर्स्ट ऑप्शन है x belongs to 0 to 5, सेकेंड ऑप्शन है x belongs to 0 to 10, थर्ड ऑप्शन है x belongs to -5 to 5 एंड फोर्थ ऑप्शन है x belongs to -10 to 10। करिए। कितने लोगों का आंसर आ गया ये बताओ आप तो। इतने कम का जीपीएपी जैसे क्वेश्चंस में। आपको ये भी बता दो ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन से तो बहुत बचाव करना चाहिए कि मींस आपसे कितना बेसिक में जाके क्वेश्चन पूछ सकता है। तब तक ये बता देता हूं, आगे धीरे धीरे समझना भाई। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज = 5। इसका मतलब 5 = a/1 - r। क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं आई? यहां तक की बात आ गई है ना। ये हो गया a/1 - r, जिसमें a की जगह भी अगला बोल रहे हैं s। अगर मैंने ये सोच लिया तो मेरे को ये बदल गया x = 5 × 1 - r। यहां तक कोई परेशानी? अच्छा, और सोचते हैं। और अब आप में से r के बारे में बात करूं। अच्छा, मुझे जो याद है वो ये याद है कि r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। क्या आपको भी ध्यान है? अच्छा, तो एक बात बताएंगे जरा, -r ये अपने आप में 5 - 5r है, ध्यान से सोच लेना। तो कोई मेरे को बताएगा r अगर -1 से 1 में है तो 5r, -5r करते ही कितना होगा? -5r कहां से कहां में होगा? -5r होगा -5 इधर और प्लस का 5 इधर, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। अच्छा, इसके आगे +5 भी है, तो आप में से किसी को इतना नहीं तो 5 में भी जोड़ दूं, तो 5 - 5r करते ही 5 इधर जुड़ते ही 0 और 5 उधर जुड़ते ही 10। क्या आप ये बात समझ गए? और आपको बताओगा 5 - 5r कौन है? x। तो x कहां से कहां में हुआ? 0 से 10 में। तो 0 से 10 कौन सा है? सेकंड। तो आंसर इज सेकंड ऑप्शन। इसका मतलब r -1 से 1 में इस पे भी क्वेश्चन बनता है।
अगला इस तक पे भी बात कर सकता है, सही है ना भाई। आप इसको बहुत ध्यान से टेक्निकली लेकर के चलना। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ताकि इसके बाद ब्रेक ले लेंगे अपन लोग, ठीक है। हाँ भाई लिखेगा, पीछे तक आवाज हो सकता है नहीं है, बैटरी चेंज होगी, उससे बढ़िया एक क्वेश्चन खत्म करते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा, लिखेगा फटाफट से। वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन, वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 2000 x to the power 6 plus 100 x to the power 5 plus 10x cube plus x minus 2 equal to 0 is in the form of under root m minus n divided by r, where m is equal to non-zero integer and n comma r is not equal to prime number, then m plus n plus r question mark। इस इक्वेशन का कोई एक रूट है, ठीक है, वो अंडर रूट m माइनस एन अपॉन आर की फॉर्म में है, सही भाई। और कह रहा है कि अगर ऐसा है तो एम एन आर तो पकड़ में आ ही जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत आती रहेगी, हल्का हल्का काम चलता रहेगा। अब ये बात मत बोलिए बार बार, है ना, क्योंकि उससे और नहीं आएगी। अब अगर देखा जाए गौर से, इस पूरी कहानी में जीपी एपी की कोई एंट्री दिखती नहीं है तब तक जब तक मैं ना दिखाऊं कि देखो यहां से यहां तक जीपी है। सिर्फ यहां से यहां तक देखो, x 10x क्यूब और 100x टू द पावर 5, क्या जीपी दिखी? कितने टर्म की? 3 टर्म की। बाकी तो जीपी नहीं है ना। अगर बाकी जीपी नहीं है तो बाकी को जीपी के बगैर भी रहने दो। इसको और इसको मिला देते हैं, दोनों में कॉमन आ जाएगा 2, अंदर ही अंदर बचेगा 1000 x की पावर 6 माइनस 1। अच्छा, तब तक ये 3 टर्म्स है जीपी के, इन्हें जोड़ तो सकता हूं। 3 टर्म्स की जीपी का सम अगर मैं निकालता हूं तो ए की जगह बोलो क्या लू? x इंटू में r x 10x स्क्वायर की पावर कितने टर्म है? 3 माइनस 1 अपॉन में नीचे कितना? 10x स्क्वायर माइनस 1 r माइनस 1 एंड दैट इज ऑल इक्वल टू 0। क्या आपको लगता है ये 1000 x टू द पावर 6 माइनस 1 बन गया? कॉमन आ गया है। अगर ओवरऑल कॉमन ले लेता हूं तो 1000 x टू द पावर 6 माइनस 1 पूरे में से कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ही यहां से बचा 2, यहां से बचेगा x अपॉन 10x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा देखिए, या तो इसने 0 दिया, सुनो, अगर इसने 0 दिया तो वो भी रूट है। इसने जो 0 दिया तो उससे x की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी नोन एज रूट, सही है। तो इससे 0 रखते ही जो आंसर आएगा x इज इक्वल टू में 1/√10। सोचना, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं होगा। बात समझ में आई आपको? क्यों नहीं होगा? हमें तो वही रूट चाहिए जो ऐसी शक्ल का हो। नहीं आया समझ में? वही रूट चाहिए जो ऐसी शक्ल का हो। तो जो बच गया वो इस पे आ जाऊं, इस वाले पे बात करूं। इस वाले पे क्या बात हो सकती है सिवाय एलसीएम के? कोई और बात नहीं हो सकती। एलसीएम लेते ही यहां पे कितना दिख रहा है? 20x स्क्वायर माइनस प्लस का x माइनस 2 बराबर 0। इसका जवाब सिर्फ बाबा के पास। इससे x की वैल्यू निकलवाएं, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर बोले तो 1 माइनस 4 इंटू 20 इंटू माइनस 2 डिवाइड बाई नीचे कितना? नीचे 40 कर दे भाई। अगले बार जाओ -1। तब तक ये कई लोगों को पता चल गया ये कितना बन गया साहब? 160 और 161। तो दैट इज प्लस वाला लूं कि माइनस वाला? प्लस वाला अंडर रूट 161 डिवाइड बाई 40। ये जो भी आया x का आंसर आया, x का आंसर इज रूट। तो एक रूट ऐसा मिल गया। जैसे ये रूट मिला मैं तुरंत एम एन आर गिन दो, तो m प्लस n प्लस r इज इक्वल टू कितना हुआ? 161 प्लस 40 प्लस 1 या माइनस 1? कहानी पकड़ में आई आपको, है ना? ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन।
बाकी अब इसके ब्रेक के बाद मिलते हैं।